अपना उन्नाव जनपद, रायबरेली जनपद और आसपास अपनी हिंदी बेल्ट में अगर मुझे पहचान मिली तो मेरी चौथी किताब रायबरेली रोमांस के थ्रू मिली। कहीं मैंने इसमें जाति व्यवस्था जिसके खिलाफ मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, आजकल हालिया मेरी एक पोस्ट है फेसबुक पे, काफी वायरल हो रखी है, उस पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, कई सारे मित्र क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि शायद उन्हें वो पसंद नहीं आता। से कभी नहीं थी मेरे अंदर कि कोई जाति बड़ी है कोई जाति निम्न है, ये भाव नहीं था मेरे अंदर। अपने घर के नाम को सरनेम बना करके रख लिया। तो पब्लिक के लिए फिर मैं पब्लिकली अब कहीं पर भी सरस आजाद ही लिखता हूँ। अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, वो अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, चाहे वो कोई पेंटर रहा हो, कि सिंगर रहा हो, या कोई डांसर रहा हो, या कोई लेखक रहा हो। ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं अंतर्मुखी प्रतिभा के लोग मिलेंगे। मेरे पिता सुरेश फक्कड़ जो एक जाने माने कवि हैं जी, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं रहा होगा जहां पर वो काव्य पाठ के लिए न। 7th 8th क्लास में मुझे ना शॉर्ट स्टोरीज लिखने का बड़ा शौक था। उन उपन्यासों को पढ़ने के बाद मुझे इतना मजा आया, मुझे लगा कि यार ये तो फिल्म देखने से ज्यादा मजा इसको पढ़ के आ रहा है। मुझे पढ़ के आ रहा है। फिल्म आपने 3 घंटे में देख के खत्म कर दी। एक किताब थी खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, वो किताब मैंने करीब 15-20 दिन पढ़ी होगी। तो मैंने फिल्म देखा तो मुझे 3 घंटे का मजा मिला। ये मजा मुझे 15 दिनों तक मिल रहा है। स्वामी विवेकानंद की बात कर लें, आप ओशो रजनीश की बात कर लें, कितने बड़े बड़े विचारक हुए हैं, सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, फोन बहुत बड़ी समस्या की बात है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी कहीं ना कहीं कभी मुझे भी लगता है कि फोन का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे परेशान रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भाषा किसी से बेहतर है। कोई कहे कि हिंदी इंग्लिश से बेहतर है, इंग्लिश उर्दू से बेहतर है, उर्दू फारसी से बेहतर है। सब भाषाओं का अपना महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रघु कुमार रायबरेली से। ये मेरी प्रेम कहानी है। मैंने समाज की नजरों में 2 गुनाह किए हैं। पहला, मैंने प्रेम किया है, और दूसरा, मैंने एक क्षत्रिय लड़की से प्रेम किया है, ये जानते हुए कि मैं खुद एक दलित हूँ। जाति व्यवस्था को मानते हैं क्या? उनको इस बुक से दूर रहना चाहिए। उन्हीं को तो पढ़ना चाहिए एक्चुअली। सभी धर्म सभी जातियों के लोग मिलकर के रखें। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंचा जब इलेक्शंस आते हैं, किस टाइप के इलेक्शंस हैं उस पर डिपेंड करता है कि इस नारे को किस तरीके से अप्लाई करना है, जनता के दिमाग में किस तरीके से खेलना है। हम लोग पानी पी रहे थे, वहां पर भीड़ काफी थी बच्चों की, और मेरा पैर स्लिप किया और मैं सीधा उस हौदी में जाके गिर गया। तो शायद मैं इकलौता, जब तक हम लोग वहां पर है, मैं शायद इकलौता बच्चा था। कि उन्नाव की मिट्टी में खास बात तो बहुत है। एक तो साहित्यिक जो धरा नगरी इसको कहा गया है, ये बिल्कुल सत्य बात है। उन्नाव के लोगों में भाईचारा भी मैंने बहुत देखा। अब छोटी सी घटना बताता हूँ। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। और संविधान जब बना तो उसमें ये लिखा भी गया है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, आजादी है उनको रहने की। मुझे गीता और संविधान किसी को चुनना पड़े तो मैं संविधान को चुनूंगा। मुझे लगता है कि हर सच्चा देश प्रेमी यही बात कहे। तुमने मेरी बात नहीं मानी बीजेपी की, लो तुम देशद्रोही हो गए। लेकिन ये जो किताब जनवरी में आने वाली है, इसका टाइटल है द व्हाइट ब्लाउज, विच इज अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज, जो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त राजन वर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द वोकल विस्टा में। आप जानते हैं कि विद्यार्थी और अध्यापक और लेखक का बहुत ही गहरा संबंध है। और अगर हम बात करें उन्नाव के साहित्य की, तो उन्नाव के साहित्य में एक नाम और जुड़ता है, सरस आजाद। तो आज हम हैं सरस आजाद जी के साथ। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिनकी कई सारी बुक्स पब्लिक होती हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू राजन जी, मैं अच्छा हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्नाव में आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपने मुझे आज प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं। और भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको कई कारणों से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और वो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग भी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। जी। तो आपका नेम वैसे सरस कुमार सिंह है, लेकिन ये सरस कुमार सिंह से सरस आजाद नेम रखने का क्या मतलब कारण है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बताना चाहता हूँ। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जी। 2019 में मेरा एक उपन्यास प्रकाशित हो रहा था जो बड़ा फेमस हुआ। इनफैक्ट अगर आपसे मैं कहूँ कि अपना उन्नाव जनपद, रायबरेली जनपद और आसपास अपनी हिंदी बेल्ट में अगर मुझे पहचान मिली तो मेरी चौथी किताब रायबरेली रोमांस के थ्रू मिली जी। और बहुत सारे लोग मुझे आज भी कई दफा मिल जाते हैं, और वो मेरी 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन अपने यहाँ का व्यक्ति मुझे सिर्फ एक ही नाम से जानता है कि रायबरेली रोमांस के लेखक के तौर पे लोग मुझे पहचानते हैं जी। तो ये कहानी जब मैं लिखी थी तो इस कहानी का जो मूल भाव था, कहीं ना कहीं मैंने इसमें जाति व्यवस्था जिसके खिलाफ मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। आजकल हालिया मेरी एक पोस्ट है फेसबुक पे, काफी वायरल हो रखी है, उस पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, कई सारे मित्र क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि शायद उन्हें वो पसंद नहीं आता। तो वहां पर उस रोमांस, रायबरेली रोमांस में एक प्रेम कहानी के जरिए से जो जाति व्यवस्था है समाज में जी, उसके खिलाफ एक मैसेज था जी। तो जब
किताब छपने के लिए तैयार थी। मैंने सोचा कि मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ एक मैसेज दे रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे खुद के अंदर ये चीज़ लानी चाहिए। जी। तो वो ऐसी भावना खैर बचपन से कभी नहीं थी मेरे अंदर कि कोई जाति बड़ी है, कोई जाति निम्न है, ये भाव नहीं था मेरे अंदर। पर मैंने सोचा कि अब मैं अपने सरनेम से भी ये सिंह हटा देता हूँ, जी। नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। जी। किताब प्रकाशित हो राइवलरी रोमांस, कहानी जातिवाद के खिलाफ मैसेज दे रही है, लिखने वाला सिंह है, सरस सिंह है। जी। तो कुछ अटपटी सी बात मुझे लगी, तो मैंने सिंह ड्रॉप किया। फिर मुझे एक सरनेम चाहिए था, तो मेरे घर का नाम आज़ाद है, जी। तो मैंने अपने घर के नाम को सरनेम बना करके रख लिया। तो पब्लिक के लिए फिर मैं पब्लिकली अब कहीं पर भी सरस आज़ाद ही लिखता हूँ। हालांकि ऑफिशियली मैंने अपना नाम चेंज नहीं कराया, ऑफिशियल मेरा नाम सरस कुमार सिंह है। तो ऑन पेपर कहीं कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पर सरस कुमार सिंह रहता है। लेकिन पब्लिकली और जब मेरी किताबें प्रकाशित होती हैं तो सरस आज़ाद के नाम से ही होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि आपको मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली? मतलब आपको एक आप राइटर एक बने, एक बुक्स लिखे हैं, मतलब ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने मतलब कहाँ से स्टार्ट किया जर्नी अपनी ये? कि जर्नी मेरी स्टार्ट होती है, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन रहा हूं हमेशा, आज भी इंट्रोवर्ट हूं। जी। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। और एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है, जितने बहुत सारे लोग अंतर्मुखी होते हैं, पहले ना इस चीज़ को एक नेगेटिव तरीके से देखा था कि बच्चा इंट्रोवर्ट है तो कोई परेशानी की बात है। जी। थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते। तो उनके लिए अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए जो जरिया होता है वो कोई ना कोई आर्ट फॉर्म होता है। तो आप दुनिया का कोई भी आप उठा लें एग्जाम्पल, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, जी। चाहे वो कोई पेंटर रहा हो, कि सिंगर रहा हो, या कोई डांसर रहा हो, या कोई लेखक रहा हो, ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं अंतर्मुखी प्रतिभा के लोग मिलेंगे। जी। तो मेरे साथ भी यही था कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, तो जी। कलम का सहारा मैंने लिया। सबसे आसान जो मुझे जरिया लगा, कलम का सहारा लिया मैंने। और मैं आपको बताऊं कि बचपन में बहुत सारी, मेरे पास 3-3 4-4 डायरी, वो ज़माना था डायरियाँ लिखने का, और मैं जी। काफ़ी डायरियाँ लिखा करता था। जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं उन डायरियों में लिखता था, वहीं से लिखने की एक जो बात है वो शुरू हुई वहाँ से। जी। और अगर प्रोफेशनल तौर पर मैं बात करूं कि मैं राइटर कैसे बना, तो ये 2012 में जब मैंने अपना पहला उपन्यास लिखना शुरू किया, तो वहाँ जी। से मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू जी। होती है। कहीं न कहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड भी साहित्य से जुड़ा हुआ है। जी आपके बिल्कुल। फादर जो हैं वो भी मतलब एक कवि हैं। जी बिल्कुल, मेरे पिता सुरेश फक्कड़ जो एक जाने-माने कवि हैं, जी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं रहा होगा जहाँ पर वो काव्य पाठ के लिए ना गए हों। तो जी। ये कह सकते हैं भाई इनहेरिट, मतलब शायद कुछ क्वालिटीज़ वो इनहेरिट हुई हैं, जी। तो वो चीज़ कही जा सकती है। जी बिल्कुल। जी। तो आपने पहली जो बुक्स लिखी थी हुँ। वो कौन-सी थी? हम जानना चाहेंगे उसकी स्टोरी, मतलब आपने वो प्रेरणा कहाँ से मिली? पहली बुक हुँ। लिखने की प्रेरणा जो आपको आई वो हुँ। कहाँ से, मतलब कहाँ से आपने ये चीज़ मतलब सोची जी। लिखने की? अ, उ उससे पहले राजीव जी, मैं बताना चाहूँगा कि जी। 7th 8th क्लास में मुझे ना शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का बड़ा शौक था। जी। लिखने का शौक तो था ही, तो बीच में ना शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का शौक हुआ, और कई बार छोटी-छोटी कहानियाँ मैं लिखता था। जी। और अब ये सोचिए कि मैं इतने अंतर्मुखी स्वभाव का था कि उन कहानियों को भी मैंने 1-2 लोगों के अलावा किसी को पढ़वाया नहीं। जी। मेरे कुछ एक कज़िन्स थे, जी। उनको मैंने वो कहानियाँ पढ़ने को दी, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि काफ़ी अच्छा लिखा है। जी। जो वहाँ से खैर वो चीज़ें पीछे छूट गई कि चूँकि पढ़ाई में व्यस्त हो गए। फिर 2012 में कुछ एक उपन्यास मैं पढ़ रहा था, और उन उपन्यासों को पढ़ने के बाद मुझे इतना मज़ा आया, मुझे लगा कि जी। यार ये तो फ़िल्म देखने से ज़्यादा मज़ा इन इसको पढ़ के आ रहा है मुझे। बढ़ के आ रहा है। पढ़ के आ रहा है, फ़िल्म आपने 3 घंटे में देख के खत्म कर दी। जी। एक किताब थी खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, जी। वो किताब मैंने करीब 15-20 दिन पढ़ी होगी। जी। तो मैंने फ़िल्म देखा तो मुझे 3 घंटे का मज़ा मिला। ये मज़ा मुझे 15 दिनों तक मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी खत्म ना हो ताकि मुझे और 15 दिन मज़ा मिलता रहे। जी। तो मुझे लगा अगर लेखन में इतना मज़ा मिल सकता है मुझे, तो जी। आई एम श्योर कि जो भी व्यक्ति पढ़ते होंगे उपन्यास उनको आनंद आता होगा। जी। तो वहाँ से मैंने सोचा कि कोशिश करते हैं। फिर मुझे याद आया कि शॉर्ट कहानियाँ तो मैंने भी लिखी हैं, जी। तो क्या एक पूरा 200 पेज का नॉवल भी लिख सकता हूँ मैं? जी। तो उसको एक चैलेंज के तरीके से लिया मैंने, और फिर लिखना शुरू किया। लिखने में मज़ा वैसे भी आता था, और एक एक्सपेरिमेंट की तरह था। आपको सच बताऊँ तो जी। मुझे पूरा 100% यकीन नहीं था कि ये पूरा हो पाएगा। जी। किसी तरीके से 6-7 महीने बाद लिखा गया, और जी। फिर वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई फिर। मतलब एक बात ये भी है कि उपन्यास पढ़ने में जो एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने के बाद जो लगता है कि आगे क्या होने वाला है, ये बिल्कुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और ये बिल्कुल, पढ़ने में सबसे इंटरेस्टिंग अच्छी बनाता है। बात किताबें पढ़ने का ये है, आप दुनिया में चाहे किसी भी महान
पुस्तकों को उठा लें, जी चाहे आप स्वामी विवेकानंद की बात कर लें, आप ओशो रजनीश की बात कर लें, कितने भी बड़े बड़े विचारक हुए हैं, जी सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि वो ये कि वो सब पढ़ते बहुत थे, जी बहुत पढ़ते थे वो लोग। जी ओशो के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ डाली। विवेकानंद जी के बारे में भी यही कि बहुत किताबें पढ़ते थे। जी किताबें पढ़ने से क्या होता है कि आप जब कोई फिल्म देखते हैं तो चूंकि विजुअलाइजेशन आपके सामने है तो दिमाग का वो हिस्सा काम नहीं करता जी जो पिक्चर आपके लिए बनाए, क्योंकि पिक्चर आपके लिए बनी बनाई है। जी जब आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आप एक दृश्य लिखा हुआ है उपन्यास में जी जी जहां पर किसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है, जी तो आपके दिमाग के वो हिस्से काम करने लगते हैं जो वो इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट ऐसा दिख रहा होगा, जी अच्छा यहाँ पर ये कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पर वो लाइट दिख रही है, जी वहां लोग बैठे बात कर रहे हैं, तो दिमाग के बहुत सारे वो हिस्से काम करना शुरू कर देते हैं जो आप कोई पिक्चर देख रहे हो या कोई फोटो देख रहे हो तो उसमें वो काम नहीं करते हैं। तो आपका दिमाग भी शार्प होता है। कई बार मेरा मानना ये भी कि पढ़ी हुई बातें ज्यादा देर तक याद रह जाती हैं ज्यादातर, जी बजाय इसके कि आप कोई चीज देखें। तो इन चीजों की वजह से फिर लिखना शुरू हुआ। देखिए, मैं आपका ओरिजिनल प्रश्न भूल गया हूं, तो आप अगर दोहराएं तो फिर मैं उस प्रश्न पे वापस आता हूं। मैं ये कह रहा था कि मतलब जो ये काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मतलब बिल्कुल काफी बिल्कुल, हाँ, तो जी ये आपका था कि इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बहुत है। और आजकल तो सब लोग कहते हैं कि फोन बहुत बड़ी समस्या की बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं भी कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे भी लगता है कि फोन का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे परेशान रहते हैं, जी बूढ़े माँ बाप भी आदमी एक्टिव ना होकर थोड़ा पैसिव हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा समय वो फोन में दे रहा है। जी और मैंने ये चीज अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देखी है कि फोन से दूर रहने का एक बहुत बड़ा जरिया किताबें हो सकती हैं। जी किताबें पढ़ने में आनंद आता है, और अगर कोई पढ़ना शुरू कर दे तो फोन नामक बीमारी अपने आप कुछ हद तक वो कम कर सकता है। जी कई उपन्यास आपके इंग्लिश में हैं जी और आपने शायद अभी हिंदी में लिखना भी स्टार्ट किया है। जी जी। तो जो इंग्लिश उपन्यास में एक आपकी स्टोरी है, मेड इन मेडली इन मैडली लव। इन लव, जी जी इसकी क्या स्टोरी है मतलब? देखिए, मेरा जो आखिरी उपन्यास प्रकाशित हुआ था वो पिछले साल सितंबर के महीने में सृष्टि प्रकाशक दिल्ली के हैं, जी उनके पब्लिकेशन हाउस से उपन्यास आया। मैं जी दिखा भी देता हूँ, ये है उसकी किताब, ये जी उसका कवर पेज है। जी मैडली इन लव बेसिकली ये जो कहानी है, जी मैडली इन लव, ये बेसिकली मीराबाई द लेजेंडरी डिवोटी जो भगवान कृष्ण की रही हैं, मीराबाई के बारे जी में हमने सबने बचपन से पढ़ा है। जी तो उनकी लाइफ का एक मॉडर्न डे प्रेजेंटेशन है। जी कहानी शुरू होती है आज से 20-25 साल पहले, जी जब एक गोरखपुर के एक बहुत रिच लॉयर है, उनके घर में एक बेटी पैदा होती है। जी उनकी दादी अपनी पोती का नाम मीरा रख देती है क्योंकि वो भगवान कृष्ण की डिवोटी है। जी उनका ऐसा करना होता है और इस लड़की की कहानी पूरी वैसी ही हो जाती है जो मीराबाई की कहानी थी। जी यहाँ पर एक मोहन नाम का लड़का है जिससे जी इनको प्रेम होता है, जी और ये मोहन नाम का लड़का जो है ये भगवान कृष्ण का, आप ये समझिए कि पर्सोनिफिकेशन है। जी वैसी ही क्वालिटीज हैं, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, चार्म कर लेता है। लेकिन सोशल प्रेशर के कारण इनके पिता अलाउ नहीं करते हैं, शादी इनकी नहीं होती है, और फिर मीरा की शादी कहीं और हो जाती है। फिर वही घटना है, मीरा के ससुराल वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जी उनको मारने के तमाम जतन किए जाते हैं। जी वहां भगवान कृष्ण ने बचाते थे मीरा को, जी यहाँ कहीं ना कहीं ये कारण मोहन बनता है उसकी जान बचाने के लिए। जी अब बाकी फिर किताब पढ़नी पड़ेगी कि मोहन और मीरा का मिलन हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो वो जानने के लिए तो पाठकों को किताब पढ़नी पड़ेगी। आपकी ज्यादातर बुक्स इंग्लिश में क्यों हैं? ये प्रश्न आपने काफी अच्छा पूछा है। ज्यादातर, कई बार नहीं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये प्रश्न मुझसे पूछा गया कि मैं एक जी हिंदी पृष्ठभूमि से आता हूँ। जी मेरी एजुकेशन जो है वो पूरी हिंदी में रही है, जी उसके बावजूद ये किताबें मैंने लिखना इंग्लिश में शुरू इंग्लिश क्यों में किया? स्टार्ट किया। जी बिल्कुल। जी देखिए, कारण ये है कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने उस समय देखा कि उस समय हिंदी में लेखन बहुत कम हो रहा था, उतना कॉमर्शलाइजेशन नहीं था, जी पाठकों तक नहीं पढ़ रही, तो शायद पाठक भी नहीं थे हिंदी के। जी तो मुझे लगा कि अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ और लोगों तक न पहुँच पाए तो भाई, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई माल आपने बनाया, उसको जी बेचने के लिए अगर आप ग्राहक ही नहीं होंगे तो आप हमेशा चाहेंगे ना जो बाजार बड़ा है, जी अपने माल को बड़े बाजार में बेचें। जी तो इंग्लिश रीडर्स का बाजार बड़ा था, तो जी मैंने सोचा कि ये कहानी मैं इंग्लिश में लेकर के चलता हूँ, जी और यही एक कारण था कि वहां से लिखा मैंने। ये कहाँ तक सच है कि मतलब जो इंग्लिश में ही, इंग्लिश लैंग्वेज में ही मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, अच्छी स्टोरीज नहीं, ऐसा मिलती हैं? इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं है मेरी। जी और इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, जी और
पहली बात तो ये कि मैं राजेश जी भाषाओं के कंपैरिजन में असहज महसूस करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भाषा किसी से बेहतर है। जी कोई कहे कि हिंदी इंग्लिश से बेहतर है, इंग्लिश उर्दू से बेहतर है, उर्दू फारसी से बेहतर है। जी सब भाषाओं का अपना महत्व है जी और अपनी अपनी जगह सब सारी भाषाएं अनूठी हैं, प्यारी हैं सारी भाषाएं। जी जिस भाषा में आपको ज्ञान हो जाएगा जी वही भाषा आपको, इनकी खासियत है। जी आप अगर उर्दू सीख लें, जी आपको उर्दू बड़ी मीठी जुबान लगने लगेगी। जी आप जिसको हिंदी नहीं आती, जी अगर वो हिंदी सीख ले, उसे जी हिंदी बड़ी प्यारी लगेगी। जी जैसे इंग्लिश नहीं आती, वो अगर इंग्लिश सीख ले तो उसे इंग्लिश बड़ी प्यारी लगेगी। तो इन भाषाओं की खूबी यही है। और जो लोग कंपेयर करते हैं, मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी की बात है। जब भाषा की बात आ रही है जी, जी। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि मतलब जो जिनको इंग्लिश अच्छी आती है वो ज्यादा अच्छे विद्वान होते हैं और जिनको हिंदी आती है, ऐसा कुछ कंपेयर कर सकते हैं देखिए, क्या? ये तो बहुत बड़ा मिथ है जो जी कहीं न कहीं सोसाइटी में जोड़ा लोगों ने जी कि लोग अगर कहते कोई, हैं जी, कि ऐसा 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 एक सोशल बन गया है कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी बोल रहा है, हाँ तो वो उसमें क्लास है। जी तो ये सच बात नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेट्रो शहरों में जो लोग रहते हैं वो बड़े क्लासी लोग हैं जस्ट बिकॉज कि वो इंग्लिश बोलते हैं। जी सिर्फ एक भाषा है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आज के युवाओं से भी, चूंकि एक हम इस बात से तो नकार नहीं सकते कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी ग्लोबल आपको लैंग्वेज अगर आपको ग्लोबल बिजनेस करना है जी या ग्लोबली आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है तो आपको इस भाषा का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि चाइनीज चाइना में बोली जाती है, सब जगह नहीं बोली जाती। जी हिंदी हिंदुस्तान वाली सब जगह नहीं बोली जाती। जी तो अगर कोई भाषा इंटरनेशनल है तो अगर आपको आती है जी तो आपको हमेशा उन लोगों से ज्यादा एडवांटेज रहेगा जिनको वो भाषा नहीं आती है। जी स्वामी विवेकानंद को अगर अंग्रेजी नहीं आई होती, शिकागो में उन्होंने जो अपनी स्पीच दी वो जी अंग्रेजी में थी। जी जी अगर वो अंग्रेजी में स्पीच न दे पाते तो जी क्या वो वहां जो ऑडियंस बैठी थी उससे उतना कनेक्ट कर पाते? नहीं हो मान लीजिए पाता अगर वो हिंदी में बोल रहे थे, कोई ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा होता, जी तो वो कनेक्शन नहीं हो पाता जी जो उनका डायरेक्ट इंग्लिश बोलने से कनेक्शन हुआ। नहीं तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी है। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी अंग्रेजी जी जरूरी है। अंग्रेजी से आप ये बैर मत रखिए और इस बारे में मत सोचिए कि अगर अंग्रेजी सीख ली तो जो हिंदी के साथ गद्दारी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जी मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन जब भी कहीं बात करनी होती है, चाहे मेरा घर हो, जी चाहे बाहर हूँ, जी कहीं पर भी मैं हिंदी में बात करता हूँ लोगों से। लेकिन हाँ, अगर मेरा कोई क्लाइंट इंग्लिश क्लाइंट है, जी जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देता हूँ, जी तो उन ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश में यू हैव टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जी हु आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। जी तो कोई तमिलियन है, इसको हिंदी नहीं आती, मैं उसको जबरदस्ती हिंदी में समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा नहीं उसको। समझ में आएगा जी या तो मुझे तमिलियन में सिखाना पड़ेगा या अंग्रेजी जी में सिखाना पड़ेगा। जी तो जहां जरूरी है उस भाषा का ज्ञान अंग्रेजी का, उससे बचें ना। ये ना सोचे कि अंग्रेजी सीख ली तो भाई ये धोखाधड़ी हो जाएगी हिंदी। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं 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 कुछ लोग कहते हैं ना, पहले जब पहले टाइम में ऐसा होता था कि मतलब अगर मान लीजिए 10-10 लोग वहां पर इकट्ठा हैं, 10 लोगों में किसी ने एक ने इंग्लिश बोल दी, इंग्लिश में बात कर ली, है। तो लोग उसको ही पढ़ा लिखा इंसान समझते थे। बाकी ऐसा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इंग्लिश जिसको आती क्या वो ज्यादा विद्वान है, मतलब हिंदी ऐसा जिसको बिल्कुल आती भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश एक मीडियम है है जी अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी भावना व्यक्त करने का। जी देखिए, इसमें ये क्लास वाली बात जुड़ी कहाँ से? जी जब हम गुलाम रहे, अंग्रेजों ने रूल किया इंडिया को, जी तब अंग्रेज इंग्लिश में बात करते थे जी और अंग्रेज हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे थे उनके मुकाबले उस समय भाई जी ऑब्वियसली पैसा ज्यादा था, पावर थी, पैसा था। जी तो जिस आदमी के पास पावर है, पैसा है, जी वो अगर कोई चीज कर रहा है तो वो आपको अपनी चीज से बेहतर ही लगेगी। जी यही मान लेते हैं, अगर इस चीज को उल्ट रिवर्स कर दें कि अगर हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों पे रूल किया होता, जी अंग्रेज लोग गरीब होते और हिंदुस्तान के राजा महाराजा वहां पर रूल कर रहे होते जी और वो हिंदी बोल रहे होते, जी तो जिन अंग्रेजों को हिंदी आती, ऑब्वियसली बाकी के अंग्रेज इनको हिंदी नहीं आती वो सुपीरियर मानते ना, इनको हिंदी आ रही है यार। जी 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 जरूर जरूर तो यहाँ पर ये साइकोलॉजी काम करती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो ज्यादा सुपीरियर है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा है, ऐसा जी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, अगर किसी को अच्छी इंग्लिश बोलनी आ रही है तो एक चीज आप जरूर कंक्लूड कर सकते हैं जी कि इसकी पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल से हुई होगी, जी अच्छे टीचरों से पढ़ा होगा, जी तब इसकी इंग्लिश अच्छी है। तो जी इंग्लिश अच्छी होना ये चीज जरूर दर्शाता है कि उसकी एजुकेशन अच्छी हुई है, उस जी भाषा पे उसका ज्ञान अच्छा है। जी लेकिन ये कहीं से नहीं आप बता सकते कि उस आदमी के अंदर विजडम भी ज्यादा है। जी विजडम एक अलग चीज है, जी नॉलेज एक अलग चीज है। जी बुद्धि एक अलग चीज है। लैंग्वेज जो है ओनली एक मीडियम है और मीडियम से हम बात कर सकते हैं, बाकी उससे कितना विद्वान विद्वान व्यक्ति है वो उससे उसका कोई ये आप मतलब बिल्कुल नहीं लगा सकते। बहुत जी। सारी घटनाएं आजकल मेट्रो सिटीज में तो मैंने देखा है, जी ऐसी घटनाएं घटती हैं जी जहां पर देख के लगता है। अब आपको एक घटना बता दूं मैं इसी इंग्लिश वाली चीज को लेकर के। जी महाराष्ट्र की घटना एकदम से मुझे याद आ गई जी है। लोनावला में हम लोग घूमने गए थे और वहां पर मेरा परिवार भी साथ में था और जी मैंने अचानक से देखा कि एक महिला
एक जो पानी और छोटी मोटी चीजें बेच रहे थे रोड जी, साइड पे, जी। उनसे झगड़ा करने में लगी हुई है। जी, और महिला बड़ी सभ्य महिला लग रही थी, कपड़ों से कम से कम, बातचीत जी, से तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, जी, जिस तरीके से वो झगड़ा कर रही थी। जी, और थोड़ी देर बाद मैंने उनको सुना तो झगड़ा किस बात पे हो रहा था। झगड़ा इस बात पे महिला उस आदमी से कह रही थी क्योंकि उसने उसकी दुकान से पानी की बोतल खरीदी 20 रुपए की जी, या 10 रुपए की, जितनी भी आती हो उस टाइम पर। जी। और वो कह रही थी मेरे पैसे वापस करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पानी ठंडा नहीं था। अच्छा, हाँ, जी, उस व्यक्ति से। जी, और वो औरत जो है हाई फाई सोसाइटी को बिलोंग करती थी, क्योंकि उनके पास सामने मर्सिडीज खड़ी हुई थी। जी, जी, मर्सिडीज से उतर के वो 10 रुपए के लिए उस व्यक्ति से झगड़ा कर रही थी जी, क्योंकि तुम्हारा पानी ठंडा नहीं है। जी, मैंने सोचा कि यार, इनको जब बॉटल इन्होंने हाथ में पकड़ी तब इनको समझ में नहीं आया कि बॉटल ठंडी है गर्म है। जब इन्होंने 2-4 घूंट आधी बोतल पी ली जी, तो उनको लगा कि पानी ठंडा नहीं, अब मेरे पैसे वापस होने चाहिए। तो जी। आप समझ लीजिए कि क्लास और विजडम का क्या कोई नाता है नहीं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। आप बहुत सारे मर्सिडीज के लोगों को धनिया के लिए लड़ते झगड़ते दिख जाएंगे आप रोड साइड में, हाँ, कि छोटी फ्री की सी धनिया दे दो और धनिया, फ्री का मिर्ची, हाँ, मिर्ची दे दो, नींबू डाल दो। नींबू डाल ये दो। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती ये हैं। ऐसी छोटी चीजें हैं। मैंने भी ये चीज़ देखी है, कई बार देखा है। बिल्कुल। तो कभी मतलब कभी आपके जो पढ़ने वाले हैं, हम्म। जो आपके ठीक जी है, जी। वो कभी ये नहीं कहते कि आप बुक्स हिंदी में लिखें, मतलब इंग्लिश में नहीं, बहुत डिमांड आई है। जी। शायद राइवरी रोमांस जब हिंदी में लिखी मैंने जी, 2019 में, तो वो यही कारण था कि यहाँ के लोग, कई लोग कहते थे कि यार हम आपकी किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, जी, क्योंकि साधारण सी बात है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग हैं और इंग्लिश पे इतना ज्यादा जोर नहीं है, कि शायद जरूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पर इतनी ज्यादा। जी, उसी का परिणाम था कि वो कहानी चूंकि अपने रायबरेली शहर की भी थी, तो मुझे जी, लगा यार यहाँ के लोग ही ना पढ़ पाए तो फिर फायदा क्या है। जी, तो वो हिंदी में लिखी गई। और एक जानकारी के लिए इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को आपके, कि मेरी एक और किताब 2025 में लगभग तैयार है, हिंदी में आने वाली है। जी, और वो मेरी दूसरी किताब होगी हिंदी में, जी, जो रायबरेली रोमांस के बाद आएगी। तो जी, हिंदी में लेखन और आता रहेगा, जी, ये वादा मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पाठकों से, आपके दर्शकों दोनों से कर सकता हूँ ये। जी। जी। तो रायबरी जो रोमांस है, हम्म। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी। जी, क्या स्टोरी है मतलब? आज थोड़ा दर्शक जानेंगे, मतलब जो अभी पढ़ नहीं रहे हैं वो पढ़ना चाहेंगे, फिर अगर थोड़ा सा उनको जी। पता चलेगा। जी। देखिए, इसमें एक डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं, जी, कि डिस्क्लेमर ये है कि वैसे तो ये प्रेम कहानी है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रायबरेली रोमांस। जी, रायबरेली शहर की कहानी है, जी, रोमांटिक लव स्टोरी है। जी, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि ये एक अंतरजातीय प्रेम कथा है। जी, तो जो लोग, डिस्क्लेमर ये है कि जो लोग जाति इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखते, तो उनके लिए शायद नहीं है, क्योंकि शायद उनको पढ़ करके ये नागवार गुजरे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जी, ऊंची जाति का लड़का या लड़की, नीची जाति का लड़का या लड़की, ये कैसे संभव है। जी, लेकिन मेरा जो मेन मकसद था, ये उद्देश्य यही था कि ये बताया जाए समाज को, ये चीज़, ये मैसेज दिया जाए, संदेश दिया जाए कि जैसे इसका एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जी, जिसमें इसका जो सिनॉप्सिस है कहानी का, वो उस कहानी से ही आपको, उस सिनॉप्सिस से ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, जी, दर्शकों को भी समझ में आ जाएगी जी, क्या कहना चाहता है इस कहानी के माध्यम से लेखक। कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रघु कुमार रायबरेली से। जी, ये मेरी प्रेम कहानी है। मैंने समाज की नज़रों में 2 गुनाह किए हैं। पहला, मैंने प्रेम किया है, और दूसरा, मैंने एक क्षत्रिय लड़की से प्रेम किया है, जी, ये जानते हुए कि मैं खुद एक दलित हूँ। जी, अब प्रेम उपहार है भगवान का, जबकि जाति व्यवस्था है इंसानों की। जी, तो मेरा भरोसा तो भगवान के उपहार में है, और आपका किस में है। तो जी, ये जो है क्रक्स है पूरी कहानी का, और मेरे जी। ख्याल से शायद आपको भी अंदाजा लग गया होगा इस कहानी के जरिए एक संदेश है, वो संदेश क्या है। जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, क्या उनको इस बुक से दूर रहना चाहिए? उन्हीं को तो पढ़ना चाहिए एक्चुअली में। भाई, जो नहीं यकीन कर रहा है वो तो ठीक है, जी, लेकिन जो यकीन कर रहा है, उसको लगता है कि हाँ, कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, तो भगवान ने तो ऐसा नहीं बनाया मेरे ख्याल से। जी, सबका ब्लड का कलर भी लाल है, सब कुछ ठीक है। और अगर इनफैक्ट अगर कोई 2 लोग खड़े कर दिए जाएं, एक ऊंची जाति का, एक नीची जाति का, जी, एक ही जैसे कपड़े पहना के, तो जी। कोई अपीयरेंस से तो बता नहीं पाएगा कि यार ये ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। आपकी इस बुक से मुझे एक बात याद आ रही है, जो जी अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत चल रही है। जी जी। लोग जाति व्यवस्था को सुना है कि खत्म करने लगे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, मतलब सभी जातियां एक हो जाएंगी। क्या मतलब सभी जातियां जब एक हो जाएंगी तो मतलब एकता हो जाएगी? तो क्या सभी मतलब सभी जात के लोग एक दूसरे में शादी कर पाएंगे क्या? ऐसा कुछ है क्या? फिर तो आपकी स्टोरी जो है, फिर तो कहीं ना देखिए, कहीं। शादी करने के लिए क्या होता है कि जी, अ,
दो चीजें हैं। जी अगर शादी प्रेम, दो लोगों में प्रेम है और फिर वो लोग शादी कर लेते हैं, जी तो प्रेम कब होगा दो लोगों में? जब एक दूसरे का व्यक्तित्व पसंद आ जाए किसी को, जी तो लोग प्रेम करेंगे, जी और जब प्रेम करेंगे तो शादी करेंगे, शादी जी करना चाहेंगे। जी तो अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं जी और दोनों ही काबिल हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें जाति या कोई और व्यवस्था आड़े आनी चाहिए। जैसे एक कहावत कही भी जाती है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या क्या करेगा करे काजी काजी। काजी। जी तो अगर दो लोग खुश हैं तो वही जीवन का उद्देश्य है, खुश रहना, प्रेम का प्रचार प्रसार करना। तो अगर जैसे अब ये बटोगे तो कटोगे तो एक राजनीतिक नारा है, और ये आया क्यों? ये जी जब तब आया जब लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए वो कहीं ना जी कहीं अप्रत्याशित थे। जी जो उनकी आशा थी उसके विपरीत थे। जी तो समझ में आया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक डैमेज कंट्रोल जिसको कहते हैं, जी ये डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म है कि बटोगे तो कटोगे। जी तो समाज, हिंदू समाज तो जातियों में बटा है, ये चीज किसी से छिपी नहीं है मेरे ख्याल से। अब जो कोई माने या न माने वो अलग बात है, लेकिन बटा हुआ है। लेकिन हिंदू समाज बटा हुआ है, तो बटे होने का कारण ये भी तो है कि बांटा ही किसने है? बांटा तो इन्हीं लोगों ने है जो आज ये बटोगे कटो का भाई नारा दे रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक जब राजनीति को लगता है कि बांटना जरूरी है तो हाँ बांट लेते हैं। जी वो कह देते हैं कि यार वोट इनको देना क्योंकि अपनी जाति के हैं। हाँ और जब लग रहा है कि यार इनको संगठित करना है, जब ये चीज फेवर में नहीं आ रही। देखिए, राजनेताओं में खासियत होती है राजनीतिक पार्टियों की, जी कि जो चीज अच्छी लग जाए, जो चीज फायदे की हो, जी वो ये करना बखूबी जानते हैं। आज लग रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये जो है ये नारा दे दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठित रहना है, वोट को क्या करना है, आपको मोबिलाइज करना है, जी ताकि किसी और जो आपका विरोधी है उससे ज्यादा वोट आपके पास हो जाए। तो जी ये नारा दिया जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई आप किसी भी जाति के हों, जी सब बराबर हैं। जी मतलब संविधान ये बात कहता है कि हर किसी को सारे अधिकार मिलेंगे, लेकिन संविधान आने से पहले तो ऐसा नहीं था। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी बात है, मतलब ये होना ही चाहिए। इसमें राजनीतिक ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे। ये तो मूल स्वभाव है, होना ही चाहिए कि इंसानों को एक दूसरे से इन व्यवस्थाओं के कारण नहीं बटना चाहिए। लेकिन मतलब जैसे कि थोड़ी जी सी बात मैं आपके कंप्लीट करना चाहूंगा। जी आप जैसे मुझे जानते हैं कि मैं सरस आजाद हूं, जी और ये है सरस कुमार सिंह है, यानी कि ये क्षत्रिय हैं। जी तो आप क्षत्रिय हैं या किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, जी तो उसकी एक आप इमेज बनाते हैं, जी ठीक है। जी कल को एकदम से पता चल जाए आपके मन में मेरे लिए सम्मान जगा, दो कारणों से जग सकता है। एक तो ये हो सकता है कि भाई ये आर्टिस्ट हैं, जी दूसरा हो सकता है ये फला जाति को बिलोंग करते हैं। जी कल को एकदम से पता चल जाए कि यार सरस कुमार सिंह तो दलित हैं, ये ठाकुर नहीं है, ऐसी जी कोई न्यूज निकल आई जी कि ये जो है लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, ये सिंह खाली लगाते हैं सरनेम, जी ये असली वाले नहीं है, जी ये नकली वाले हैं। जी और उसके बाद वो जानने के बाद अगर किसी व्यक्ति का नजरिया मेरे लिए बदल जाए, जी तो वो बात गलत साबित, फिर वो गलत नजरिया है। जी कि आप मेरी पहचान, मेरे मेरे व्यक्तित्व को तोलने का जो पैमाना था, हाँ। वो मेरा सरनेम था। जाति के मतलब मेरी जाति बदल गई तो आपका नजरिया मेरे लिए बदल गया, जी तो मतलब फिर प्रॉब्लम है आपके अंदर। जाति के आधार पर जात के आधार पे आपने बदल दिया। जी लेकिन अगर भाई मैं तो वही हूँ, जी मैं वही सरस आजाद हूँ, वही काम कर रहा हूँ, सब कुछ वही है, जी सिर्फ एक टैग बदल गया, तो आपने, आपका नजरिया मेरे लिए बदल गया। जी यही तो प्रॉब्लम है इस व्यवस्था की, जी कि लोग लोगों का सम्मान भी कर रहे हैं, तो इस कारण कर रहे हैं कि ये फला जाति को बिलोंग कर, या मेरी जाति के हैं तो मैं इनका सम्मान करूंगा, किसी और जाति के हो गए तो ये बेगाने हो गए। ये सब नहीं होना चाहिए लोग मेरे ख्याल से। सम्मान जो है वो जाति के आधार पे कर रहे हैं। होना नहीं चाहिए, लेकिन होता तो है ही, ये होता बात तो सब जानते लोग हैं। तो ये भी कहते हैं कि मतलब कि भारत में जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्टार्टिंग से रह रहे हैं, उनका योगदान आजादी में भी है। तो मतलब तो कटोगे बटो का नारा क्यों? मतलब सभी को एक होके चलना, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो कटोगे चाहे ईसाई हो, तो सबको एक साथ होना चाहिए। लोग तो ये भी कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये नारा ऐसा है कि इसको जहां पे आप चाहें जिस तरीके से अप्लाई कर लें। हालांकि इसको अप्लाई पूरे देश के ऊपर होना चाहिए, कि सभी धर्म सभी जातियों के लोग मिल करके रखें। जी लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंशा, जब इलेक्शंस आते हैं, किस टाइप के इलेक्शंस हैं जी उस पर डिपेंड करता है कि इस नारे को किस तरीके से अप्लाई करना है, जनता जी के दिमाग में किस तरीके से खेलना है। नेता लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें माहिर होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर देश, किसी आप देश में रहते हैं, जी तो फिर देश हमेशा ऊपर होना चाहिए आपके धर्म से। जी ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं,
फिर जी। अगर कोई मुसलमान भी है तो उसके लिए देश का संविधान ऊपर होना चाहिए, आपका धर्म ठीक है, जी। व्यक्तिगत मसला है, आपको सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी देश को बिलोंग करते हैं हाँ, तो देश की भावना जो है सबसे ऊपर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देश हित सबसे ज़्यादा ऊपर होना सबसे चाहिए। ऊपर, अगर आप देश प्रेमी हैं तो फिर देश प्रेमी हैं, जी। फिर देश जो देश के लिए अच्छा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, यार ये करने से देश आगे जाएगा। अ, फिर आप डिवाइड कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में कि यार इस जाति के लोगों को बाहर कर दिया जाए जी। या उस धर्म के लोगों को बाहर कर दिया जाए, हम ये कर दें, हम वो कर दें, फिर ये बातें दोहरी बातें हैं मेरे हिसाब से। खैर ये तो एक अलग मुद्दा है, इसका तो कभी अंत ही नहीं हो जी, सकता। जी, लेकिन बिल्कुल। हम बात कर रहे थे आपकी बुक्स की, हुँ, हुँ, तो आपकी बुक्स ज़्यादातर मतलब लव प्यार पे हैं, तो हुँ। क्या मतलब क्या बात मतलब आप देखिए प्यार में इतनी बुक्स मैं आपने तो लिख डाली? हमेशा राजन जी, मैं तो हमेशा इस बात में यकीन रखता हूँ कि 2 तरीके के कारोबार दुनिया में किए जाते हैं। जी। अगर बड़े पैमाने मेरी नज़र से देखो तो एक जी। नफ़रत का कारोबार किया जाता है और जी। एक प्रेम का कारोबार किया जाता है। जी। तो मैं कारोबारी हूँ प्रेम का। जी। तो मेरी जो बातें होंगी, जी। जो मेरी कहानियाँ होंगी, जी। उसमें प्रेम की बात की जाएगी। लव स्टोरी, देखिए लव स्टोरीज़ क्या होता है, अ, चाहे वो यंग जनरेशन हो, वो जी। लोग भी पसंद करते हैं। जी। जो शादीशुदा हैं, कभी न कभी वो भी उस एज से गुज़रे हैं, जी। उन्होंने भी प्रेम किया होगा। तो प्रेम कहानी के ज़रिए किसी भी मैसेज को देना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि एक प्रेम कहानी आपको बाँध के रखती है। जी। तो ये तो लिखने वाले की कह लीजिए, या कोई अगर फ़िल्म बना रहा है तो डायरेक्टर की खूबी होती है कि वो आपको मैसेज देना है, कोई भी मैसेज। जी। अगर आप उसको अच्छी कहानी के ज़रिए से देंगे तो लोग जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। कहानी जी। अगर अच्छी नहीं है या बिना कहानी के देंगे तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं जी। या कम लोग सुनेंगे। जी। तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है तो एक रोचक कहानी लिखिए, उसके थ्रू आप अपना मैसेज दे दीजिए। तो यही काम करने की कोशिश मैं करता हूँ अपनी कहानियों के ज़रिए से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी, जी। जैसे कि आपकी एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जैसे कि घनश्याम शास्त्री। घनश्याम शास्त्री एक डिटेक्टिव सीरीज़ है जी। और उसके पीछे का मैं मोटिवेशन भी बता दूँ, 90s के जो किड्स हैं वो ज़रूर जानते होंगे। जी। 90s में एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, व्योमकेश बख्शी करके। मैंने देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी वहाँ पर इंटरेस्टिंग। जो अभिनय किया है और जो कहानियाँ लिखी हैं जी। जो है लेखक ने, जी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और वो पात्र कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में घर कर गया है। मैं आज भी अपने बच्चों को वो एपिसोड्स यूट्यूब पे दिखाता हूँ, जी। तो लोगों को भी बड़ा पसंद आता है। जी। तो मुझे लगा था कि हिंदुस्तान में व्योमकेश बख्शी के अलावा बहुत ज़्यादा नाम नहीं है डिटेक्टिव के मामले में। जी। अब जी। आज का ज़माना है, आज के ज़माने में क्राइम के मेथड बदल गए हैं। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन के तरीके भी बदल जाएँगे। जी। अब व्योमकेश बख्शी के तरीके शायद आज अप्लाई ना हो पाए, तो आज का डिटेक्टिव आज की जनरेशन का होना चाहिए। जी। तो मेरी जो कहानी है घनश्याम शास्त्री, ये एक ऐसे ही लड़के की 24-25 साल का लड़का है, जो कि यही सपना उसने देखा अपनी ज़िंदगी में, मुझे एक डिटेक्टिव बनना है। जी। कारण ये है कि उसके पिता डिटेक्टिव नॉवेल्स वगैरह पढ़ते थे, तो उसने भी पढ़ी, तो उसे लगा यार ये अच्छा प्रोफ़ेशन है, मुझे मज़ा आएगा। जी। तो उसी की पहली किताब जो है, वो जर्नी उसी की है घनश्याम शास्त्री की, वो कैसे लड़का डिटेक्टिव बनता है, कैसे उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। कोई ऑब्वियसली बात है कि आप बैनर लगा के बैठ जाएँ, जी। एक शॉप लेकर के डिटेक्टिव राजन जी। 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 करके, जी। तो जल्दी आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। स्पेशली अगर आपकी उम्र 24-25 साल हो। 24-25 साल है। कोई 40 साल का आदमी खोलेगा तो थोड़ा-सा ट्रस्ट आएगा, लेकिन सीरियस नहीं लेगा कोई। 24-25 साल के लड़के को कोई जी। सीरियसली नहीं लेगा। जी। तो फिर कैसे उसको पहला केस मिलता है, कैसे उसको सॉल्व करता है, उसी की कहानी है घनश्याम शास्त्री। तो उसके 2 एपिसोड्स आ चुके हैं। जी। पहला तो मैं दिखा भी देता हूँ, इनफैक्ट ये जी। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं मुझे, जी। तो उसका मैं यूटिलाइज़ भी करूँगा। जी। 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 ये कहानी है घनश्याम शास्त्री, जो इसी टाइटल से आई थी। जी। और दूसरी इसकी एक इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, व्हाट हैपेंड ऑन सैटरडे नाइट के नाम से। तो जी। 2 इंस्टॉलमेंट अभी तक आ चुके हैं। जी। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक भगवान चाहेंगे आगे भी लिखता रहूँगा उपन्यास, तो इसके और भी इंस्टॉलमेंट आने के पूरी उम्मीदें हैं। इनफैक्ट मैं ये भी सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आप हिंदी में लेके आइए। जी। तो अगला इसका इंस्टॉलमेंट हिंदी में आने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। जी। वेट रहेगा जी दर्शकों को भी, हमें भी। जी 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 जी। और एक आपकी एक बुक और है, कैफे करके कोई, कैफे रामपुर। कैफे रामपुर एक बुक कैफे है, रामपुर। मतलब काफी इंटरेस्टिंग नेम है उसका। क्या जी। कहानी है मतलब उसकी? कैफे रामपुर युवाओं की कहानी है। जी। छोटे शहर के लोग बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, हमारे उन्नाव, रायबरेली, रामपुर, जी। आजम खान वाला रामपुर, जी। जी। मुरादाबाद के पास जो शहर है जी। वहाँ की कहानी है। जी। 3 लड़कों की कहानी है। देखिए इसमें भी पात्र जो मेरे 3 हैं, जी। वो है अर्जुन, शंकर और जावेद। जी। तो मित्रता भी कभी धर्म और जाति देखती नहीं, देखना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जी। तो उन 3 बच्चों की कहानी है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पास ऐसे कोई बहुत फैंसी करियर नहीं है कि बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, फिर जॉब मिल जाएगा, वो सब कुछ भी नहीं है। जी और फैमिली से भी कोई ऐसी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। जी किस तरीके से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमारे शहर में एक कॉफी शॉप नहीं है जो युवाओं हाँ, युवाओं को के टारगेट करके करें। बनाई जाए। जी। आजकल तो हो गया, लेकिन कहानी जब लिखी है मैंने, हाँ ये 2012 के आसपास की कहानी है। जी, उस समय इतना कल्चर, कैफे कल्चर नहीं था, हम इतना नहीं छोटे था। शहरों में नहीं था। जी 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 तो वो लड़के किस तरीके से वो कैफे खोलते हैं, क्योंकि न घर से पैसे हैं, न रिश्तेदारों से पैसे मिलने वाले हैं, कहीं जी से पैसे, कैसे जुगाड़ करते हैं पैसों का, कैसे वो कैफे खोलते हैं, जी उसको चलाने में बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। जी तो उनकी पूरी जर्नी है जी कैफे रामपुर शुरू करके उसके मालिक बनने तक की। जी और उसकी एक और खूबसूरत बात है, दोस्ती तो है ही पूरी कहानी में, जी दोस्ती के साथ साथ एक पैरेलल लव स्टोरी भी चलती रहती है पूरी कहानी में। लड़की का नाम भी मैं रिवील कर देता हूँ, जी लड़की का नाम है करिश्मा। जी। और उस लड़की का भी बहुत बड़ा हाथ है उनके कैफे को एस्टैब्लिश करने में। इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें एक पात्र अर्जुन है। जी और करिश्मा से इन लोगों की मित्रता यूं ही नहीं होती है। जी 4-5 ऐसी मुलाकातें अर्जुन और करिश्मा की होती हैं कि हर मुलाकात में उनके बीच में झगड़ा होता है। जी तो झगड़े के जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, जी जी वो पढ़ने में बहुत रोचक लगेंगे। कहानी की शुरुआत ही ऐसे होती है जी जहां पर अचानक से ये लोग मिलते हैं जी और झगड़ा होता है, तकरार होती है। जी तो करीब आधी कहानी में सिर्फ तकरार होती रहती है। जब जब भी अर्जुन हमेशा कोशिश करता है कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हो उल्टा जाता है। जी तो वो घटनाएं अच्छी लगेंगी। बाकी मित्रता के जो पल हैं, जी जो युवा लोग हैं, वो बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। जी। तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है इसमें। भाई इस स्टोरी को जानने के लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। जी, आप बुक पढ़ें, सारी बातें अगर बता दी जाएंगी तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आप बुक पढ़ें, बुक के बाद फिर सर का पेज भी है, सर के पेज पे फॉलो करिए और फिर सर से कमेंट्स में आप बताइए क्या मतलब आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस बुक का कौन सा लगा। बात तो हम आपके बुक्स की कर रहे थे और काफी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं आपकी, जो लोग पढ़ेंगे उनको मजा आ जाएगा। और उन्नाव साहित्य में आपका भी एक बड़ा नेम है। बात करते हैं, आप एक राइटर होने के साथ साथ पहले आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी जी। तो स्टूडेंट से लाइफ से लेकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक का जाने की एक जर्नी क्या रही मतलब आपकी? शुरुआत मेरी होती है, स्कूलिंग मेरी हाई स्कूल तक जी गांव से रही है। यहाँ से भगवत नगर विधानसभा जानते हैं सब लोग, मेरे ख्याल से उन्नाव के लोग जी जानते जी हैं। जी यहाँ पर एक गांव पड़ता है धानी खेड़ा। जी और धानी खेड़ा में रह करके हाई स्कूल तक की पढ़ाई मेरी पहले 8वीं तक ऊंच गांव में रही, जी सरस्वती शिशु मंदिर में। उसके जी बाद मेरी पढ़ाई रही सरकारी स्कूल से 9th और 10th में जी निहाली खेड़ा में विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मेरा 2 साल का की पढ़ाई रही। जी उसके बाद फिर हम लोग उन्नाव आ गए। जी पिताजी का और माताजी का बहुत मन था कि चूंकि फर्स्ट ईयर इंटर के लिए कोई अच्छा विद्यालय नहीं था वहाँ पर, जी तो अब देखिए उन लोगों का भी त्याग ये रहा कि दोनों की जॉब वहाँ पर थी, जी लेकिन 2 साल उन्नाव में आके किराए पर रहे और सिर्फ हम लोगों को पढ़ाई अच्छी मिल सके, उस कारण से उन्होंने जी उन्नाव शिफ्ट होने का बहुत बड़ा फैसला था। मेरे ख्याल से शायद अगर उनकी जगह मैं होता जी तो शायद मैं नहीं ले पाता। ये डिफिकल्ट डिसीजन है जब आप मूव करते हैं एकदम से कहीं पर जी बच्चों की पढ़ाई के लिए। जी तो वो था उन लोगों के अंदर। तो फिर हाई स्कूल और इंटर मेरा विवेकानंद मोती नगर से यहाँ से शिक्षा मिली मुझे। जी और फिर उसके बाद सच बताऊं तो मेरा एकदम से कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है। जी शायद उतना गाइडेंस नहीं था। जी तो जहाँ भीड़ जा रही थी उसी तरफ हम चल दिए। जी और भीड़ हमारे विद्यालय की थी कि इंजीनियरिंग करने से अच्छा करियर होता है। जी तो घर से भी लगा कि इंजीनियरिंग कर लीजिए आप। तो फिर भोपाल से मैंने बीटेक किया जी 4 साल का। जी और 2007 में बीटेक कंप्लीट होते होते ही मेरी जॉब लग गई थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जी और कोलकाता में रहा 4-4.5 साल कोलकाता में जॉब किया मैंने। जी कोलकाता शहर को समझा, बंगालियों को समझा मैंने। जी तो एक अलग कल्चर में भी रहने का मौका मिला जॉब के कारण। जी फिर कोविड तक मैंने जॉब की, जी कई सारी कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम किया। जी लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी से जो पैसा आ रहा था जी उससे पेट की भूख तो मिट रही थी। जी जी
शांत हो रही थी, जी मेरी भी, परिवार की भी। जी लेकिन ये जो मानसिक भूख थी, जी वो उसका निपटारा नहीं हो पा रहा था। जी और वो निपटारा हुआ लेखन जब शुरू किया मैंने जी 2012 में, जी तो वहां से पेट की भूख के साथ साथ जो मानसिक भूख रहती है, जी मन की भूख, वो भी, उसको भी तृप्ति मिलनी शुरू हुई। जी तो ये कुछ ऐसा करियर रहा मेरा, स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज, और फिर कॉलेज से लेकर कॉर्पोरेट लाइफ तक। स्कूल लाइफ की कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मतलब बहुत प्रभावित करती हो आपको भी? और स्कूल लाइफ की बड़ी सारी घटनाएं हैं, जी बड़ी सारी घटनाएं अमूमन वो याद रह जाती हैं जहाँ पे थोड़ा सा हास्य हो। तो एक जी हास्य घटना मुझे ये याद है जी कि छोटा ही था, मेरे ख्याल से चौथी पांचवी क्लास में रहा हूँगा। जी हमारे स्कूल में जहाँ पर नल था पानी पीने के लिए, जी वहीं पास में ही बहुत बड़ा सा टैंक था, हौदी जिसको हम लोग कहते हैं जी अमूमन जी गाँव की भाषा में। जी और हौदी इतनी थी कि अगर कोई चौथी पांचवी बच्चा उसमें गिर जाए तो लगभग कंधे तक पानी डूब जाएगा वो। जी तो ऐसा था। और एक दिन हम लोग पानी पी रहे थे, वहां पे भीड़ काफी थी बच्चों की, और मेरा पैर स्लिप किया और मैं सीधा उस हौदी में जाके गिर गया। जी मुझे तो शायद मैं इकलौता, जब तक हम लोग वहां पर है, मैं शायद इकलौता बच्चा था जी कि जो उस हौदी में गिरा हो। और फिर मुझे याद है वो काफी बच्चों ने मजाक भी उड़ाया क्लास के। और उस दिन मैं अपनी क्लास में नहीं गया, जा पाया क्योंकि कपड़े भीगे हुए थे। तो पूरे दिन मैं प्रिंसिपल रूम में बैठा रहा, एक टॉवेल लपेट कर। जी तो ये घटना मुझे याद रह जाती है क्योंकि ये मेरे जहन से निकलती नहीं है। कौन सी क्लास की घटना थी? ये चौथी या पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी, एग्जैक्ट याद नहीं, पर ऐसी तो, ही घटना तो थी। छोटे क्लास की घटना छोटे है क्लास की थी, लेकिन उस समय जब आपके सहपाठी आप पे हंस रहे हो तो बहुत बुरा लगता है। तो शायद यही कारण है कि वो, और फिर पूरे दिन कॉलेज में बैठे रहना, टॉवेल में बैठे रहना, तो जी ये थोड़ा सा ये घटना याद रह हाँ जाती है मुझे। काफी जी। ये घटना और याद रह जाती है। स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक कोई महिला मित्र वगैरह? देखिए, महिला मित्र, मैं इस बात को बड़े खुले तरीके से स्वीकार करूंगा, मेरी महिलाएं मित्र रही हैं, बहुत जी सारी महिला मित्र रही हैं। जी कोई एक महिला मित्र नहीं है, जी बहुत सारी महिला मित्र रही हैं। जी आज भी कुछ महिलाएं हैं जो मेरी मित्र हैं, जिनसे जी मैं टच में रहता हूँ। जी कॉर्पोरेट लाइफ में जिनसे मित्रता हुई, जी और तो रही हैं। आप, आई एम श्योर आप नाम नहीं जानना चाहते होंगे उनका। नाम लेना उचित नहीं होता है कोई क्योंकि खास मित्र का नाम लेना चाहें? नहीं, नाम, लेकिन शेक्सपियर ने कहा है कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। जी तो एक्चुअली जो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा मानना है कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी और जब मैं महिला कहता हूँ तो महिला मित्र की बात नहीं, मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जी जैसा मैं हूँ वैसा होने में। जी क्योंकि मेरी माँ ने उस समय जॉब करी है जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी गंवारा नहीं था, गांव के माहौल में। जी मुझे याद है उस समय वो किस तरीके से साइकिल चला करके जाती थी अपने विद्यालय। जी और उस पूरे समाज में जहाँ पर औरतों का घर से बाहर निकलना उतना अच्छा नहीं माना जाता था, जी तो आप उनकी जिंदा दिली देखिए, आप उनकी बहादुरी देखिए। तो वहां से एक सीख मिली कि, और हमेशा से एक सम्मान जगा माँ के प्रति कि भाई अगर महिलाएं काम करती हैं तो घर का माहौल अच्छा रहता है, जी सोच जो है वृहद रहती है। जी फिर वहां से और कई महिलाएं मित्र रहीं जिनके संपर्क में आने के बाद मैंने महिलाओं के मन को भी समझा। जी और मुझे लगा कि समाज, कोई भी समाज हो, आप उदाहरण उठा के देख लीजिए राजन जी, जी जिन समाजों में महिलाओं को आजादी नहीं है, जी जिन समाजों में महिलाओं को बुर्के के अंदर या घूंघट के अंदर रखा गया है, जी उन समाजों की आप स्थिति देख लीजिए आज की डेट में। जी ईरान में तहलका मचा हुआ आपने देखा ही होगा, किस तरीके से जी पर्दा व्यवस्थाओं के खिलाफ में महिलाएं सड़क पर हैं। जी जी तो जब तक समाज, सोसाइटी बिल्डिंग में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी जी तो विकास बहुत लिमिटेड ही रह जाएगा। जी तो महिलाओं का योगदान, मुझे लगता है कि लोगों की महिला मित्र होनी चाहिए। जी लेकिन कई बार क्या होता है कि महिला मित्र को एक अलग एंगल से देखा जाता है कि जैसे कई फिल्मों में डायलॉग भी है कि एक लड़का और लड़की मित्र नहीं हो मित्र नहीं सकते। तो ठीक है, मतलब वो एक प्रेम होना भी एक उम्र होती है जब वो प्रेम एक्चुअली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग बहक जाते हैं, वो हो जी जाता है। जी लेकिन अगर थोड़े मेच्योरिटी से सोचें जी तो जिन लोगों के जीवन में महिलाएं मित्र के तौर पर रहती हैं, वो थोड़ा सा उनका सोचने का दायरा बड़ा हो जाता है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी लोग मेरी बात से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी जी सहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा अपना सोचना है। मैच्योरिटी का काफी बिल्कुल, आप महिलाओं को एक अलग, अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं, आप जी स्वस्थ तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। जी जो व्यक्ति, आप देखिएगा कभी भी, जो व्यक्ति महिलाओं से कभी बात ना करता हो, जी तो उसकी सोच थोड़ी सी अजीब सी रहती है। जी जी भाई किसी भी चीज के प्रति आप एकदम संकुचित रवैया बना के रखेंगे तो जी वो वैसा हो जाता है वो।
आपके विचारों से लगता है आपकी शादीशुदा लाइफ है तो आपने अरेंज मैरिज ही की है। शादी मेरी अरेंज है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि जी। कई बार कई मेरे मित्र जो मुझे जानते हैं, जो मेरे क्लोज जी। सर्कल में रहे हैं, जी। वो यही कहते थे कि सरस तुमने और अरेंज मैरिज, ये तो ये कैसे, तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा कि कई बार होता है, हालात अलग होते हैं जी। सर। ये होता है कि भाई जो मेरा कई बार मानना होता है कि मैं हर चीज को स्वीकार करता हूँ। जी। कुछ अच्छा हो जाए तो भी स्वीकार करो, कुछ बुरा हो जाए तो दुख होता है बुरा होने में, लेकिन उसको भी स्वीकार करो। तो जी। शादी मेरी अरेंज्ड हुई, लेकिन जी। एक बात मैं कह सकता हूँ जी। कि जो मेरी वाइफ पत्नी है, जी। वो उनके अंदर मैंने एक मित्र भी खोजा और मुझे एक मित्र मिला। जी। और ये अमूमन बहुत कम होता है, लेकिन जी। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोग मित्रवत रहते हैं। आप यकीन माने, एक घटना बता दूं आपको। जी। मित्रता हमारी कैसी, उन्नाव जैसे शहर में एक दिन शाम को हम लोग बैठे हुए हैं और एकदम से लगा कि यार चलो बाहर चल के पान खा के आते हैं। जी। रात 10 बजे की घटना है। जी। तो आप मेरे घर का भी माहौल सोच सकते हैं कैसा है, कि घर में भी अलाउ करते हैं, जी। क्योंकि भाई मैं जो हूँ, मेरे घर वालों की सोच के कारण ही मैं हूँ। जी। जी। तो हम लोग स्कूटी पे निकलते हैं रात 10 बजे और बाहर जाके पान खा के लौट के आते हैं। जी। तो ये एक मित्रवत व्यवहार, एक मित्र भी है जी। उनमें। काफी मतलब रोमांचक सा ये लगता है कि मतलब कि आपने इतनी लव स्टोरी लिखी और आपने शादी खुद अरेंज मैरिज की है। नहीं, तो शादी अरेंज मैरिज की है, लेकिन मुझे प्रेम भी हुआ उनसे। कई बार क्या होता है कि शादी होना एक अलग मसला है और प्रेम जी। होना एक अलग, दो अलग अलग चीजें हैं। जी। जी। कई बार दो लोग प्रेम में होते हैं, शादी नहीं कर पाते हैं। भगवान जी। कृष्ण का उदाहरण हमने देखा, राधा के साथ जी। इतना प्रेम था, शादी नहीं कर पाए। जी। बहुत सारे केसेस में होता है शादी हो रखी, प्रेम नहीं होता है। जी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। जी। तो महत्वपूर्ण यह है कि प्रेम है कि नहीं, शादी हुई नहीं हुई वो अलग बात है। जी। तो अच्छी बात यह है कि जिनके साथ मेरी शादी हुई, आज उनके साथ मुझे प्रेम भी है, ये बात मैं कह सकता हूँ। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो शायद ज्यादा ज्यादा बेहतर आंसर मिल जाएगा, आप पुष्टि भी कर पाएंगे इस चीज की। जी। तो ये है। बहुत अच्छी बात है। उन्नाव जैसे शहर से आप बिलोंग करते हैं, जी जी। उन्नाव की कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है? कि उन्नाव की मिट्टी में खास बात तो बहुत है। जी। एक तो साहित्यिक जो धरा नगरी इसको कहा गया है, जी। ये बिल्कुल सत्य बात है। जी। बहुत क्रिएटिव लोग हैं। एक चीज है कि क्रिएटिव लोग बहुत हैं। जी। अब आप लोग इतना अच्छा पॉडकास्ट यहाँ पर कर रहे हैं उन्नाव शहर में, ये जी। भी जो है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का ही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जी। आप लोग, तो उन्नाव की धरती में क्रिएटिविटी है। उन्नाव के लोगों में भाईचारा भी मैंने बहुत देखा। जी। आपको छोटी सी घटना बताता हूँ जी। कि लोग कैसे एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं उन्नाव जैसे शहर में, छोटे शहरों में। जी। जी। एक दिन मैं अपनी स्कूटी पे घर से निकल रहा था और अचानक से एक आवाज मेरे कानों में पड़ती है और मुझे लगता है कि यार ये आवाज मेरे लिए ही, हालांकि मेरा नाम नहीं बुलाया किसी ने, जी। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही कहा गया है। जी। तो आवाज क्या थी, वो वाक्य क्या था, वो वाक्य बताता हूँ मैं आपको जी। कि भैया ये जरा समोसा खा लीजिए। तो मैंने कहा ये क्या मसला, पहले मुझे लगा शायद किसी और के लिए खाया रहा है, पर मुझे लगा कि नहीं, ये तो मुझे ही लेके खाया। तो मैंने स्कूटी रोक के देखने की कोशिश करी, हो सकता है कोई अपना ही हो। जी। तो मैंने देखा एक भैया के, मेरे कजिन भैया, उनके मित्र जो मुझे भी जानते हैं, पहले काफी आना जाना था उनका, अब उतना नहीं है। तो काफी सालों के बाद वो मुझे देख रहे थे। और अचानक से, आप किस शहर में दुनिया के, आप बताइए, इस तरीके की घटना घट सकती है? ऐसी घटना सिर्फ उन्नाव में घट सकती है, जहां पर आदमी जो है 2 सालों बाद किसी को देख रहा हो, जी। मित्र के छोटे भाई को वो ये कह दे कि भैया ये जरा समोसा खा लीजिए। बिल्कुल सही बात है। जी। तो ये एक लाइवलीनेस उन्नाव के अंदर है, ये जी। गर्मजोशी आपको उन्नाव और ऐसे छोटे शहरों में, आपको उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मिल जाएगी ये चीज। यहाँ पर लोग, मेट्रो शहरों में फर्क क्या है, जब मैं पुणे में रहता था तो मुझे अपने बहुत खास मित्र के घर जाना, तो मुझे फोन करना पड़ता था कि भाई घर पे हो या नहीं हो, और कोई अगर काम ना हो तो हम लोग आने का प्लान कर रहे हैं, क्या हम लोग आ जाएं। जी। तो वहाँ कई बार होता था कि नहीं यार, आज हम थोड़ा सा, हमारे कुछ डिफरेंट प्लान्स, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो जी। मिलना हो। कई बार कहते हैं हाँ ठीक है आ जाओ। जी। तो मतलब कहीं ना कहीं पूछना पड़ता था, हमें भी उन्हें भी। बड़े शहरों में होता है अपॉइंटमेंट काइंड ऑफ, अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं जी। तो अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। जी। उन्नाव में क्या होता है कि फोन आता है, भैया कहाँ है? तो मैंने कहा कि हाँ भैया घर पे हूँ। अरे तो भैया नीचे खोलिए ना, नीचे खड़े हैं, गेट के बाहर खड़े हुए हैं। अरे यार, ये कई बार एकदम से डोरबेल बजती है, आपने खोला तो अरे यार तुम, भैया यहाँ से निकल रहे थे, तो सोचा मिलते हुए चले जाए। तो यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जी। सबसे अच्छी चीज बड़े है, शहरों में फॉर्मेलिटीज बहुत फॉर्मेलिटीज है, यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं है। कोई मिलने के लिए, मेरा मन किया आपसे मिलने का, जी। मैं इधर से निकल रहा हूँ, हो सकता है मैं खट से नॉक कर दूं, भैया अब आज राजा जी से मुलाकात कर लेते हैं। जी। 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 तो ये सब चीजें खूबसूरत बनाती है हमारे उन्नाव शहर को। उन्नाव की कौन सी जगह जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उन्नाव छोटा सा हमारा शहर है, सबसे ज्यादा जगह कौन सी पसंद है, ये थोड़ा जी। सा कठिन सवाल है कि जी। ऐसी कोई खास जगह जो मुझे बहुत पसंद हो उन्नाव में। जी। क्योंकि मुझे चाय पीने का बड़ा शौक है। जी।
तो जहाँ कहीं भी चाय दिख जाए, खास करके कुल्हड़ की चाय, जी तो मुझे वो जगह पसंद आ जाती हैं। और जी वैसे कोई विशेष जगह उन्नाव में निराला पार्क अच्छा लगता है, कई बार बच्चों को लेके मैं जाता हूँ निराला पार्क में, जी। कि वहाँ थोड़ी सी ग्रीनरी दिख जाती है, खुलापन मिल जाता है, तो निराला पार्क कह सकते हैं अगर आप कहना चाहें तो। इन दिनों उन्नाव में निराला पार्क बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा, क्योंकि वहां पे लोग रील्स वगैरह बनाने के लिए बड़ा फेमस हो गया है वो जगह। रील्स का जमाना है, रील्स लोग बना रहे हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जो रोके लोगों को रील्स जी बनाने से। तो ठीक है, सबकी अपनी मस्ती है, कर रहे हैं। जी देखिए, जब तक आपके किसी भी कार्य से समाज के लोगों को नुकसान ना हो रहा हो, जी किसी काम में बाधा ना पड़ रही हो, जी तब तक ठीक है, उस काम को करते रहिए। हाँ, आपके किसी काम से समाज पे बुरा असर जा रहा हो, आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, अब रात में कोई 12 बजे 1 बजे बैठ जाए कि यार मैं ढोल नगाड़े बजवाऊंगा अपने घर के बाहर, जी तो पड़ोसियों को ये बात तो पसंद नहीं आएगी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक देखिए, सभ्य नागरिक की यही पहचान है कि जब भी वो कोई काम करता है, तो इस बात को ध्यान में रख के करता है कि यार मेरे इस काम से मेरे आस पड़ोस के लोगों को, मेरे देश के लोगों को, मेरे समाज पे कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा है। जी तो ये करना चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो ये सब कानून का, प्रशासन का काम है कि रोके अगर कुछ गलत हो रहा है तो। जी। तो ये बेबुनियादी बातें हैं, कंट्रोवर्सी निराला पार्क में ऐसा कुछ चल रहा है। नहीं, अगर कोई गलत काम निराला पार्क में हो रहा है तो ये जी प्रशासन को इसकी खबर लेनी चाहिए और ठीक करना चाहिए। मेरे ख्याल से अलाउ तो नहीं करना चाहिए कोई गलत काम हो रहा हो तो, जी ऐसा जी। मेरा मानना है। उन्नाव में कई सारी स्टोरियां हैं, जैसे कि आप लव स्टोरी पे जी जी काफी लव स्टोरी आपकी बुक्स में डिपेंड मतलब की रही हैं जी रही जी हैं। जी। हाँ। तो एक मेरे माइंड में एक स्टोरी आ रही है जो रियल है, मैं हम्म। आपसे थोड़ा सा एडवाइस चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। उन्नाव जैसे छोटे शहर में हम्म। एक लड़का होता है जो अपने माँ बाप जो उनके हैं, माता पिता जो उनके हैं, उनके अकॉर्डिंग वो एक अच्छी नौकरी पा लेता है। वो एक आर्मी जैसे बड़ी संस्था में जुड़ता है, जी जी जी। सरकारी नौकरी होती है, पैसा उसके पास आने लगता है, और आने के बाद वो घर आता है तो वो लड़का जो होता है किसी लड़की से प्यार करता है। ठीक है। और प्यार करने के बाद होता क्या है, वो उससे शादी करना चाहता है। जी जी। तो उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको झूठी शान शौकत जो होती है उनकी, कास्ट ठीक है, डिफरेंस रहा होगा, कास्ट कुछ रिलीजन डिफरेंस ऐसा कुछ डिफरेंस। रहा होगा। फिर वो होता है कि वो मतलब कि सुसाइड कर लेता है। तो इस पे आप क्या एडवाइस करेंगे, मतलब उन्नाव की जो पब्लिक है, उन्नाव की जनता है। ये बड़ी दुखद घटना है। पहली बात तो कि अगर किसी को अपनी जान देनी पड़ जाए सिर्फ इस जी कारण से कि किसी व्यक्ति को वो पसंद करता हो, किसी महिला को, या कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती हो, जी और वो न मिल पाने की कारण अगर कोई मतलब सुसाइड कर ले, तो बड़े दुख की बात है। जी न सिर्फ उसके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए दुख की बात है। जी और दूसरी चीज ये है कि सलाह तो भाई ऐसे लोगों के लिए भी जो ऐसा कदम उठा लेते हैं जी कि ये कदम नहीं उठाना चाहिए, जी कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने जिंदगी अपनी खत्म कर ली। जी। राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइंस हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही इस टाइम, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। वो दिलजीत दोसांझ जी ने उनको अपने किसी कॉन्सर्ट में यूज किया है, बोला है, वहीं अच्छा। से ये चीज चालू हुई। अच्छा। लाइनें हैं, अगर खिलाफ हैं तो होने दो। होने दो, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, सब धुआं धुआं जान जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। थोड़ी जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है यहाँ मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इन लाइनों में क्या ऐसा है कि जो कंट्रोवर्सी बनाता है? देखिए, कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल से जो आखिरी लाइन है उनकी, उसमें काफी कंट्रोवर्सी, मेरे ख्याल से उसी की लाइन की आप बात कर रहे हैं जी। सभी का खून शामिल है जी यहाँ की मिट्टी में, जी। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है जी। थोड़ा सा अगर आप देखें तो टोन एग्रेसिव है उस शेर की जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस भी है कहने वाले की जी। कि कई बार हो सकता है कि कहने वाले को ये लगा हो, एहसास कराया गया हो या हुआ हो उसको किसी कारण कि यार तुम्हारा देश नहीं है शायद। ये मैं शायद इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिखने वाले के मनोस्थिति क्या रही है उस समय, जिसको सोच करके उसने ये शेर लिखा है, उसको मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ क्योंकि इंदौरी साहब नहीं आज की डेट में, तो उनसे पूछा भी नहीं आ सकता। लेकिन उसका जो आशय मैं समझता हूँ वो ऐसे ही कुछ है, और शायद वही बात नहीं गले से नीचे उतरती ठीक से हिंदुओं के कि ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है। लेकिन ये बात सही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में लड़ाई सब लोगों ने मिल करके लड़ी है, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां जैसे हुए हैं जो शामिल रहे इस लड़ाई में। और संविधान जब बना तो उसमें ये लिखा भी गया है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, आज़ादी है उनको रहने की। लेकिन एक मैसेज सभी का मेरे लिए रहेगा। कुमार विश्वास जी की बात हम लोग अभी
पहले कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, जी कि उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, इसमें वो कहते हैं कि भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर चुनाव करने पे आ ही जाए कि मुझे जी गीता और संविधान किसी को चुनना पड़े, जी तो मैं संविधान को चुनूंगा। जी और मुझे लगता है कि हर सच्चा देश प्रेमी यही बात कहेगा, जी उसका मजहब धर्म कोई भी हो। जी कोई सच्चा मुसलमान भी अगर देशभक्त है तो वो भी यही कहेगा कि अगर नौबत ना आए, पहले जी तो मनाएगा ऐसा कभी ना आए, लेकिन अगर चुनाव करने का वक्त आ ही जाए जी तो उसे संविधान चुनना चाहिए। तो हर देश प्रेमी की पहचान है बेसिकली, ये होना चाहिए। देश में पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी सब चीजें बाद में। कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी सब चीजें आप देश चला, देखिए देश अगर सुगम तरीके से चलाना है जी तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। जी अगर हर आदमी जो है अपना अपना घोड़ा लेके अलग भागेगा तो जी भैया आपका रथ जो है चकनाचूर हो जाएगा। जी तो वो करना पड़ेगा वो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम्म। एक साथ लेके चलना चाहिए। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं और जितना ज्यादा प्रेम भाव बना के चल सकते हैं उतना बेहतर है। देखिए लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाइयों का आउटकम कोई बहुत अच्छा हुआ नहीं है। भाईचारे, अगर एक परिवार की बात ले लें आप, जी 4 सदस्य हैं, 4 भाई हैं, हाँ, सबका स्वभाव अलग हो सकता जी है। भाई कोई नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, कोई वेजिटेरियन हो सकता है, जी कोई थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, कोई शांत स्वभाव का हो सकता है। जी लेकिन अगर परिवार को साथ लेके चलना है तो भाई प्रेम अगर नहीं होगा जी तो साथ नहीं चल पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि विविधता में भी अगर एकता ढूंढी जाएगी तो अच्छे से चलेगा, और चारों भाई अगर आपस में लड़ेंगे तो कोई चौथा फायदा उठा ले जाएगा, जैसा कि पास्ट में हुआ है। इस समय लोगों पर दूसरे के विचार हावी हैं। हाँ बिल्कुल, लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कम करते हैं, हालांकि भगवान ने सबको विवेक दिया है। हर आदमी अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। अमूमन लोग करते कम हैं, क्योंकि भीड़ में चलना थोड़ा जरा आसान सा लगता है लोगों को। जी और अगर जब आप भीड़ से अलग चलें तो सबसे बड़ा डर तो ये रहता है कि यार लोग आप भीड़ से अलग हो गए तो कहीं ना कहीं एक अकेलेपन का भाव आता है जब आप भीड़ से अलग चलते हैं। जी किसी रास्ते पे 100 लोग चल रहे हैं, उस पर आप चलना शुरू कर दें तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है कि यार 100 लोगों की भीड़ मेरे साथ में है। जी और आप किसी रास्ते पे अकेले चलें तो थोड़ा डर लगेगा, कहीं कोई घटना घट जाएगी तो आप अकेले हैं वहां पर। जी जी तो लेकिन मेरा मानना है कि झूठ के रास्ते पे जहां भीड़ चल रही हो उससे जी कई गुना बेहतर है कि सत्य के रास्ते पे चले। जी भले ही अकेला चलना पड़े तो चले अकेले आप। देश का माहौल जो है इस समय, हम्म। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो देश थोड़ी का सी माहौल और ये कंट्रोवर्स लाइनें दोनों क्या एक दूसरे से मैच करती हैं? कंट्रोवर्सी थोड़ी सी है, आपसे कंट्रोवर्सी में खींचना चाह रहे हैं जी तो ठीक है। देश का माहौल देखिए, पॉलिटिकल जो प्रभाव रहता है ज्यादा जिस आइडियोलॉजी का, जी उसका असर तो रहता है, इस बात से इनकार नहीं है। जी और अभी जो इसमें पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है कंट्री में, जी उसका प्रभाव जनता पर भी देखने को मिलता है। जी मसलन मैं आपको एक बात बताऊं, जी कई बार ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, जब सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं पोस्ट पे, ऐसा जी लगता है तो ये लगता है कि अगर आप भाजपा के साथ नहीं हो जी तो अलग अलग तरीके के टैग लेके लोग खड़े हैं कि तुम्हारे ऊपर ये टैग चिपका देंगे कि तुम नहीं हो, लो तुम हिंदू विरोधी, जी लो तुम देश विरोधी। जी तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म का एक एग्जाम्पल है कि लोग ना बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। जी जो है आप उसको एक स्पेक्ट्रम के तौर पे नहीं देखते हैं कि आप सीधा एक चस्पा लेके लोगों को टैग करने पे जुटे हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी बीजेपी की, लो तुम देशद्रोही हो गए। वो अपने चश्मे से जो देख रहे हैं वही दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आप मतलब यहाँ पर वो नहीं चाहते, क्योंकि भीड़ कभी भी नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से सोच सके, इसकी आजादी नहीं देना चाहती है। जी वो चाहते हैं कि आप हमारे तरीके से सोचें, हम किसी को कहते हैं गलत तो आप भी कहो गलत। जी आप अपनी सोच रखोगे जी तो आपकी स्वीकृति नहीं होगी ना जी समाज में ना पॉलिटिकल पार्टीज में। जी कई बार इसलिए आपने देखा होगा कई पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं उनको पार्टियां छोड़नी पड़ जाती हैं। जी अगर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी, सपोज मैं भाजपा या किसी पार्टी का नेता हूं, जी कोई घटना घटी, जी पार्टी को कोई लाइन है जी और मैंने पार्टी की लाइन से अलग हटके वो बात कह दी तो जी अगले दिन उस नेता को निष्कासित कर दिया जाता है पार्टी से। जी जी तो कहने का मतलब है कि वहां पर उनके तरीके से सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो बात की बात है, आपको जी डिफेंड करना है, जी डिफेंड करना है। जी तो आपको अपना इंडिविजुअलिज्म खोना पड़ जाता है जब आप ऐसे किसी उसमें पढ़ते हैं तो। जी उन्नाव की जो यूथ है, जो अभी जो यूथ डेवलप हो रही है, जी जी। तो उन्नाव की यूथ को आपका क्या आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगा, क्या सलाह देंगे? क्योंकि उन्नाव की एक इतिहास रहा है, साहित्यिक धरा है, एक से एक साहित्यकार हुए हैं, जी आज भी कई सारे लोग देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। जी तो इस पताका को आगे लेके जाना चाहिए, लोगों को क्रिएटिव होना चाहिए। जी किसी भी फील्ड में क्रिएटिव रहें, चाहे आप म्यूजिक इंडस्ट्री हो या लेखन कार्य हो, कवि हो, आप जी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए। इस चीज को जो आपकी लेगेसी रही है, जो आपकी हिस्ट्री है, जी उसको आगे लेके जाएंगे। जी नाव का नाम अगर अच्छे कारणों से आएगा पूरी दुनिया में
जी तो नाव के लिए गौरव की बात रहेगी। जी नाव काम नाम अगर गलत कारण, देखिए नाम सही कारणों से भी आ सकता है, गलत कारणों से भी आ सकता है। जी गलत कारणों से आएगा जी तो अच्छा नहीं लगेगा, जी अच्छे कारणों से आएगा तो अच्छा लगेगा। तो युवाओं की जिम्मेदारी होती है कि उस जो पताका है उसको लेके आगे जाएं। कहीं ना कहीं गलत चीजें इंसान जल्दी ऑब्जर्व करता है। गलत चीज अट्रैक्टिव लगती है जल्दी, जी सच जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा लगता है। दवाई जी जो है कड़वी लगती है, खाने का जल्दी मन नहीं करता है। जी पिज्जा बर्गर सामने रखा हो तो लपक के खाने का मन करता है। जी तो वही वही चीज है, जो नेगेटिव चीजें हैं जल्दी स्प्रेड होती हैं। जी नफरत बड़ी तेजी से फैलती है, जी प्रेम इतनी जल्दी नहीं फैलता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कोई मर्डर हो जाए शहर में, वो खबर रातों रात फैल जाती है। आप। जी कोई आदमी अचीव कर ले कुछ अच्छा, वो धीरे धीरे होती है चीज। जी जी नेगेटिविटी के पैर जो है ज्यादा लंबे पड़ते हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे जी। हैं। चलिए खैर, हाल में ही आपकी एक बुक पे आप वर्क कर रहे थे, शायद अभी वो बुक आने वाली है हाँ आपकी। जी 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 जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। जी इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के माध्यम से और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जी मेरी अगली किताब प्रकाशन के लिए लगभग तैयार है। जनवरी में प्लानिंग है, जनवरी एंड तक उस जी किताब के पब्लिश होने की। जी और थोड़ा सा अ, ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज एक्चुअली। जी जी और ये किताब भी अंग्रेजी में है। जो मैं हिंदी की किताब की बात कर रहा था वो इसके बाद आएगी, 2025 में ही वो किताब की भी प्लानिंग है जी जी जो हिंदी में है, जो कि दूसरी किताब होगी रायबरेली रोमांस के बाद। जी लेकिन ये जो किताब जनवरी में आने वाली है, जी इसका टाइटल है द वाइट ब्लाउज, जी विच इज अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज। जी जो आपको कहानियां इसमें तरह तरह की हैं। कई जी कहानियां आपको सोचने में मजबूर करेंगी, कई कहानियां आपको गुदगुदाएंगी जी और कई कहानियां आपको संदेश देंगी। जी तो उसी में से एक कहानी का टाइटल, शीर्षक, हमने किताब का भी शीर्षक रखा है अपने जी प्रकाशक से बात करने के बाद, जी और उसका टाइटल है द वाइट ब्लाउज। द वाइट ब्लाउज। द वाइट ब्लाउज। जी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आपको लग रहा होगा, जी लेकिन कहानी ऐसी है कि ये टाइटल जरूरी था रखने के लिए। जी और कहानी पढ़ेंगे तो जो उसमें मैसेज है वो मैसेज भी मिलेगा पाठकों जी को, जी और उन्हें मजा भी बहुत आएगा, ये मैं कह सकता हूँ ऐसा। जी बहुत अच्छी बात है। आपका सभी बुक्स का जो कलेक्शन है जी जी। वो कहाँ मिलेगा, मतलब? मेरी सारी किताबें अमेजोन पे उपलब्ध है। आप घर बैठे मंगा सकते हैं, कोई जी भी पाठक मंगाना चाहे तो घर जी बैठे मंगा सकते हैं। जी आपको 7 किताबें हैं, आपको अलग अलग किताबों के नाम से भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जी सिर्फ अमेजोन पे जाकर के सर्च में सरस आजाद नाम डाल दें, जी तो जितनी भी किताबें हैं सब सीरियल से आ जाएंगी। फिर जो किताब आपके इंटरेस्ट की लगे जी पाठकों को, वो ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। इसकी ऑडियो बुक्स भी उपलब्ध हैं ऑडियो शायद? बुक सिर्फ एक किताब की है, जी रायबरेली रोमांस की। जी हिंदी में ऑडियो बुक है जी जो कि स्टोरी टेल जी एक ऐप है और कुकू एफएम, जी इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध है। आने वाले समय में क्या बाकी जो आपकी बुक्स हैं, क्या उनकी भी ऑडियो बुक्स क्या उपलब्ध होंगी? आ, संभावना से मैं इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी ऐसी कोई प्लानिंग फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जी संभावनाएं हैं, आ सकती हैं। जी बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग वेट करिए। जी। कोई 2 लाइनें आपने जो लिखी हो जो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बोलना चाहें? लाइनें पोएट्री फॉर्म में या फिर पोएट्री फॉर्म में। पोएट्री फॉर्म में? जी देखिए मेरी खुद की लाइनें तो नहीं है, लेकिन वो लाइनों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। जी मेरे एक बहुत पसंदीदा लेखक हैं, जी जो बड़े क्रांतिकारी लेखक हुए हैं जी इतिहास में, जी जिनका नाम है सादत हसन मंटो। जी और उनकी कहानियों में खास बात यह है कि आपको ना झकझोर के रख देती है उनकी कहानी। जी चाहे उनकी कहानी ठंडा गोश्त हो जी और अन्य भी तमाम कहानियां उनकी हैं। जी तो उनके कुछ एक कथन हैं जो मुझे बेहद पसंद आते हैं। जी उनपे एक बार मैंने इंस्टा रील पे भी बनाई है उनपे। जी उन्हीं में से मैं कुछ एक लाइनें कहना चाहता हूँ। जी जो कई बार हम महिलाओं को जज करते हैं, तो उनका एक कथन बड़ा फेमस है, जी मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ मेरे ख्याल जी से। जी वो ये कहते हैं कि सिगरेट पीने से जी औरतों के भी सिर्फ फेफड़े खराब होते हैं, जी किरदार नहीं। जी तो ये बात बिल्कुल सही है कि फेफड़े, भाई कोई भी शराब पिएगा तो फेफड़े और लीवर खराब होगा, सिगरेट पिएगा तो। जी लेकिन किसी किरदार को आप सिर्फ इस चीज से जज नहीं कर सकते। औरतों को लेकर के मेरे ख्याल से जितना मंटो साहब ने लिखा है उतना शायद ही किसी ने लिखा हो उनकी उनकी हालत को लेकर के। जैसे वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि स्त्रियों, लड़कियों का सबसे पहला जो हक हम मार लेते हैं, जी वो उनकी, वो बड़ी गहरी बात है, आप सुनिएगा इसको, जी कि लड़कियों का सबसे पहला जो हक हम मारते हैं वो उनके पैदा होने की खुशी है। जी
ये कितनी गहरी बात है। जी, बहुत गहरी बात है। जी, तो और ये कहीं न कहीं समाज में होता आया है, होता जी, है भी। जी, तो ये सब बातें हैं उनकी। एक और अब इस बात पे लाइन मुझे याद आ गई, जी, जो कि उन्होंने मज़हब को लेकर के लिखी है, जी, जो कि शायद मेरे ख्याल से आने वाले कई सालों तक जो है ये एप्लीकेबल रहेगी ये बात। जी, वो ये कहते हैं कि पहले मज़हब सीनों में बसता था, जी, पहले मज़हब सीनों में बसता था, जी, जी, अब टोपी में उतर आया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आज भी जो है कहीं न कहीं आप। ये बात लागू होती है। तो कहीं न कहीं महिलाओं का पक्ष आप रखने की कोशिश कर रहे हैं। अ, एक और राइटर हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ी जी, अच्छी बात की, उससे किसी ने पूछा था जी, कि फेमिनिज़्म के बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? जी, जी, फेमिनिज़्म वो बेसिकली धारा है जहाँ पर ये बात बड़ी गंभीरता से कही जाती है, जी, ज़िम्मेदारी से कही जाती है जी, कि औरतों को भी वो सभी अधिकार उन सभी चीज़ों के अधिकारी हैं औरतें जी। जो जो पुरुष हैं, जिन चीज़ों के अधिकारी पुरुष हैं। स्टीरियोटाइप आपकी बात हो गई, मतलब एक हाँ। तरफ झुकाव ज़्यादा है, महिलाओं की तरफ आपकी बातों का झुकाव ज़्यादा है, शायद सर। नहीं देखिए, झुकाव होने का कारण ये है, जी, मेरा झुकाव हर उस व्यक्ति के लिए है, जी, हर उस चीज़ के लिए जो जो जिसका कहीं न कहीं शोषण हुआ हो, जी, जिसे कहीं न कहीं दबाया गया हो। जी, तो मंटो साहब भी इसलिए महिलाओं को लेकर, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिन समाजों में महिलाएँ दबाई गई हैं, वो समाज पीछे रह गए हैं आज की डेट जी, में। तो कहने का मतलब है कि हाँ, उनसे पूछा गया था कि फेमिनिज़्म के बारे में क्या ख़्यालात हैं? जी, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में किसी भी रैशनल व्यक्ति को जी, अगर कुछ होने के लिए होना चाहिए, जी, तो उसको फेमिनिस्ट होना चाहिए। जी, जी, मतलब उसको इस बात में यकीन रखना चाहिए कि महिलाओं को भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे जी, घर से बाहर निकलने का अधिकार हो, जी, समाज में भागीदारी का अधिकार हो। अगर आप कल्पना चावला जैसी महिलाएँ जो भारतीय ओरिजिन की हैं, अगर वो जी, अंतरिक्ष में आज की डेट में हैं, जी। तो आपको क्या लगता है कि उस ज़माने में संभव हो सकता है जहाँ पर घूंघट और बुर्का बुर्का चल रहा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं। हो सकता। अगर जी, लड़कियाँ प्लेन उड़ा रही हों, जी। तो ये उन समाजों में तो संभव नहीं है जहाँ पर घूंघट के बाहर अगर वो मुँह निकाल दें तो समस्या हो जाए। इसी बात पे एक मुझे बात याद आ रही है जी, बिहार जी। की, जी, जी। अतुल सुभाष की। आप उस बात पे क्या कहना चाहेंगे? कि अतुल सुभाष का जो मुद्दा है बहुत ही सीरियस मुद्दा है। इसके ऊपर मैंने फेसबुक पे लिखा भी, जी, और बड़ी दुखद घटना है। जी, जहाँ पर मैंने लिखा है कि जहाँ पर स्त्रियों का देखिए हर चीज़ सिक्के के 2 पहलू हैं। जी, निकिता सिंघानिया मेरे ख्याल से उनकी जो जो वाइफ़ पत्नी हैं। हैं, जी, वाइफ़ हैं, जी, जिनके कारण जो है अतुल सुभाष को अपनी जान देनी पड़ गई। जी, तो स्त्रियों का एक चेहरा ये भी है, और ये जी, चेहरा बड़ा घिनौना चेहरा है। जी, तो जहाँ पर पॉजिटिव है, कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। और अगर मैं महिलाओं का समर्थन करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं निकिता सिंघानिया का भी समर्थन करता हूँ। जी, ऐसी लड़कियों को कंडेम किया जाना चाहिए, और अगर किसी ने कुछ गलत किया है, जी, जैसा कि लगता है कि इस केस में उन्होंने गलत किया है, जी, तो सज़ा मिलनी चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति किसी की वजह से जान दे दे, तो इससे ज़्यादा बुरी शर्म की बात उस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती है। जी, तो ऐसी बहुत सारी हैं, बहुत सारे केसेस हैं। मेरे जानने वाले बहुत सारे मेरे मित्रों के साथ ऐसी घटनाएँ घट गई हैं, जी, जहाँ पर ऐसे केसेस हुए हैं। जी, सुसाइड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जी, लेकिन डिवोर्सेस हुए हैं। जी। तो इनका बिल्कुल भी समर्थन कहीं किसी भी तरीके कोई समर्थन नहीं है मतलब कुछ महिलाओं की वजह से बाकी महिलाओं के नाम खराब हो रहा मेरा। हाँ, बिल्कुल है। एक सही दाग लग बात है। रहा अब जनरलाइजेशन नहीं कर सकता, अब ये नहीं कह सकते निकिता सिंघानिया के केस में कि सारी महिलाएं एक जैसी हैं। है। जी, लेकिन हाँ, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां आज की डेट में ऐसा कर रही हैं। जी, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उनको जी, जो है सजा मिलनी चाहिए। जी। तो सुनने में आता है आप ओशो से बहुत रजनीश ओशो जो हैं उनसे बहुत प्रभावित हैं। ओशो से मैं बिल्कुल बहुत प्रभावित हूँ, बल्कि जी, अगर ये कहा जाए कि ओशो से मैं प्रेम करता हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। मैं जी, बहुत प्रेम करता हूँ ओशो से। जी। जी। क्या ओशो की क्या चीज़ मतलब कौन-सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद सबसे आती ज़्यादा है? मुझे ओशो की 2 चीज़ें जो मैंने ओशो से सीखी हैं, जी, वो तो कई बार लोग कहते हैं कि ओशो बहुत तार्किक थे। बिल्कुल सही बात है कि उनके ऐसा तार्किक व्यक्ति ढूँढना बड़ा मुश्किल है। जी, जो अवध ओझा सर भी एक बात कहते हैं कि बड़ा फ़नी वीडियो है उनका जी, कि ओशो वो इतने तार्किक हैं कि एक दिन वो ये साबित कर सकते हैं कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, जी, और अगले दिन वो ये साबित कर सकते हैं कि शराब पीने वाले सीधा नर्क जाते हैं। जी, तो इतना तार लेकिन मुझे मेरा मानना है कि जो मैंने ओशो से सीखा है, जी, मैंने ओशो से प्रेम करना सीखा है, जी, और बिना किसी कारण के प्रेम करना सीखा है। जी, सबसे ज़्यादा बदलाव जो ओशो को सुनने और पढ़ने और समझने के बाद मेरी ज़िंदगी में आया कि जी, मेरा जानवरों के प्रति नज़रिया बदला, और नज़रिया कुछ इस तरीके से बदला कि जी, जितनी दया या जितना प्रेम मेरा किसी गाय के बछड़े के लिए उमड़ेगा आज की डेट में, जी, जी, उतना ही प्रेम मेरा सूअर के बच्चे के लिए भी उमड़ आएगा, जी, उतना ही प्रेम मेरा सांप के बच्चे के लिए भी उमड़ आएगा। जी, मतलब मैं अब जानवरों को अलग तरीके से नहीं था कि ये गाय है, ये हमें दूध देती है तो ज़्यादा इसके प्रति ज़्यादा प्यार होगा, ऐसा नहीं है। जी, सूअर के लिए भी मेरे लिए उतना ही प्रेम है, क्योंकि दोनों ही क्रिएशन अल्टीमेटली भगवान ने बनाए हैं। जी,
तो भगवान ने जो कुछ बनाया सब अच्छा बनाया है। तो ओशो ने मुझे प्रेम करना सिखा दिया एक्चुअली में। जानवरों की बात से मुझे एक बात याद आती है। आज के टाइम पे मतलब जो पशु हैं, छोटे पशु जैसे डॉग्स हो गए, काउस हो गई, तो डॉग्स की बात पे एक बात ये आती है कि डॉग्स के साथ में आजकल बहुत जाती हो रही है। मतलब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है हमारे गली में आसपास क्या होता है, डॉग्स संबंध बनाते हैं, जी तो जी। उस टाइम पे लोग मतलब उनको एक बुरी तरह से मतलब मारते हैं, मतलब उसी टाइम पे मारते हैं। मतलब ये क्या रवैया है मतलब? ये गलत है, जी सरासर गलत है। जी और देखिए, जानवरों के अंदर इतनी समझ तो है नहीं जी इंसानों की तरह कि उनको ये बात मालूम हो कि संबंध जो है खुले में नहीं बनाना चाहिए, जी प्राइवेट जगह पे जाके बनाए। तो वो जानवर हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम करते हैं। जी लेकिन अगर कोई जानवर प्रेमालाप में अगर बिजी है, जी तो भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वहां से हट जाएं। जी आपको उनको मार के, ये कोई तरीका मेरी समझ से तो बाहर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ठीक किया जाता है, नहीं करना चाहिए लोगों को। जी। ओशो की कौन सी बुक है जिससे आप प्रभावित हैं? उस बुक का नाम क्या होगा? ओशो की बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत क्रांतिकारी हैं। जी इनफैक्ट उनकी कोई भी किताब कोई पढ़ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। जी लेकिन मेरी जो एक फेवरेट किताब उनकी है, जी उसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ अ गोल्डन चाइल्डहुड। जी तो हिंदी में हिंदी मैंने उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा है, हिंदी वर्जन उसका है स्वर्णिम बचपन, ऐसा करके कुछ है उसका हिंदी अनुवाद। जी वो किताब बेसिकली ये बताती है कि ओशो जैसा व्यक्तित्व बनता कैसे है। जी तो उनके बचपन से पैदा होने से लेकर के वो किस तरीके से वो व्यक्तित्व बनता है, उसकी जर्नी है बेसिकली। जी तो वो होता ना कि कोई बहुत बड़ी आग लगी है, तो उसका स्रोत अगर पता चल जाए तो पता चलेगा कहाँ कहाँ से बढ़ते इतनी बड़ी आग लग गई है। जी तो बिल्कुल वो कहानी उस स्रोत के बारे में बात करती है। तो वो मेरी काफी पसंदीदा किताब है। जी। जैसा कि हमारे वीडियो में एक सेगमेंट है हम्म। जिसका नेम हमने बुलेट ट्रेन रखा है। बुलेट ट्रेन। जी। अच्छा जी। इसमें होता ये है कि हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको उनके जवाब देने होते हैं फटाफट से। अ, अच्छा, कुछ जी फंसाने जैसा लग रहा है मामला ये। ठीक है, बुलेट ट्रेन की मोदी जी की बुलेट ट्रेन तो अभी आने में समय है। मैं आपकी बुलेट ट्रेन पे सवार हो लेता हूँ। जी जरूर। जी। तो आपकी फेवरेट राइटर कौन है? सादा हसन मंटो। जी। आपकी फेवरेट मूवी? जो जीता वही सिकंदर, जो मेरे दिमाग में इसमें आ रही है। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी की कोई ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है? देश को पहले रखते हैं जी और ज्यादातर इनके काम देश को आगे बढ़ाने को लेकर के होते हैं। ये मुझे पसंद आता है कि देश को आगे रख करके काम करते हैं लोग। जी हालांकि कई बार ऐसे काम भी करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आते हैं, जी उनका मैं खुल के विरोध करता हूँ। तो कई बार मुझे लोग कांग्रेसी भी कह देते हैं, जी कांग्रेस वाले लोग मुझे भाजपाई कह देते हैं। जी तो असल में लोगों को पता नहीं चलता कि मैं हूँ कौन, मैं कांग्रेसी हूँ कि भाजपाई हूँ कि सपाई हूँ। मुझे लगता है कि मैं सरस आजाद हूँ, मेरा अपना व्यक्तित्व है। और मैंने कोई कसम नहीं खाई कि अगर मैंने बीजेपी को पसंद किया तो मैं सारी जिंदगी उसकी तारीफ करूंगा। वो कुछ गलत भी करेगी तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमित शाह या मोदी? मोदी। बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चन जान के। आप हमारे स्टूडियो में आए जी जी। और आप हमसे मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे एक शख्सियत से मिलने का मुझे मौका मिला। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, आपने मुझे बुलाया। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कई बार अलग अलग जगहों पे जाकर के इंटरव्यूज हुए हैं, जी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हुए हैं। जी तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि उन्नाव की जमीन में बैठ करके, उन्नाव शहर के अंदर बैठ करके ये पॉडकास्ट हुआ, आपसे बातचीत करने का मौका मिला, जी मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। बहुत सारी बातें आपके जरिए मैंने आपका जो मिशन है, आप जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी मिली। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। जी तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका चैनल बहुत ग्रो करे, आप जी आगे ऐसे अच्छा काम करते रहें। और जो काम आपने शुरू किया है, मुझे लगता है कि जिस अंजाम तक आप ले जाना चाहते हैं उस अंजाम तक आप लेके जाएं। जी। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जाते जाते सर्दियों का मौसम आ चुका है जी जी जी। और एक जो हमारे गली में हम्म जो पशु होते हैं हम्म। उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, मतलब लोगों के लिए, कि लोग उनके लिए कुछ करें? कि पशुओं को ये है कि घरों में खाना हम लोगों के अक्सर बच ही जाता है, तो खाना वाना दें उनको। जी और कई बार ठंड के मौसम में
अगर आपसे कुछ हो सकता है, स्पेशली अगर जैसे इसमें आपने देखा होगा कुत्तों के बच्चे बहुत, जी क्योंकि ये उनका मेटिंग सीजन होता है, बच्चे पैदा होते हैं, जी तो बच्चों के लिए अगर आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, जी उनको दूध वगैरह दे सकें, जितनी आपकी हैसियत है। मैं नहीं कहता कि सबको करना चाहिए, लेकिन जितनी हैसियत है, जितनी आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, जी वो करना चाहिए। आप उनकी, आपको भी अच्छा लगेगा। जी देखिए एक चीज मैंने सीखी थी, किसी का कोटेशन है, नाम मुझे फिर याद नहीं है, जी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है मेरी इस मामले जी में। वो अंग्रेजी में कथन था कि nobody has become poor by giving जी in the world। जी तो कहने मतलब है कि देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ आज तक। जी वही बड़ी सत्य बात है। जी जब आप देते रहते हैं ना कहीं से आपके पास भी आता रहता है। जी और देने के लिए आपके पास धन नहीं चाहिए, जी देने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। जी जानते हैं क्या? जी क्या आप बताएं, क्या देने के लिए, क्या किसी दया को चीज देने के लिए क्या बड़ा होना चाहिए? दया दिल सिर्फ आपका दिल होना चाहिए। अगर दिल आपके पास दिल है जी तो एक भिखारी भी आधी रोटी तोड़ के कुत्ते को खिला सकता है, और जी दिल ना हो तो राजा भी जो है दे नहीं पाएगा किसी को देने जी के जी लिए। तो बहुत बड़ा दिल रखिए, सबसे यही मेरी गुजारिश है। बहुत बढ़िया। आपके विचारों को सुन के मुझे लगता है हमारी पब्लिक कुछ ना कुछ तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, कुछ लोग कुछ वो सीखेंगे। आपने हमें इतना कीमती समय अपना दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजन भाई, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपका चैनल जो है दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे, जी जी थैंक यू। उसी तरीके से उन्नाव का नाम भी रोशन जी होता जी रहे। जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें इतना समय दिया, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमारे चैनल को लाइक कर लें बिल्कुल और भाई, सब्सक्राइब लाइक कर कर लें। लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जी आने वाले समय में ऐसे नोटिफिकेशंस आपको जी मिलते रहें। तब तक के लिए जी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।